न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहली बात तो जो बनाने वाला साइंटिस्ट था इस चैप्टर के पीछे, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन। ये मतलब इन्होंने जो ना एक्चुअल में जो एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ना इनके फॉर्मूले की वजह से बना। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है E=mc², ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला था जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज था टेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब साइंस पूरी की पूरी सारी दुनिया का ध्यान ही इस फॉर्मूले की तरफ चला गया। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया कहाँ से आया, क्यों बना, कैसे बना, तो समझ लो न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी समझ में आ गई। ठीक है, पहले आपको जो है ना ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि कहाँ से आया, क्यों है, कैसे है। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठने के लिए नहीं आए सर तो ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अंदर जो है ना, अभी सुनिए आप, देखो 6 अगस्त 1945 की बात है ये वाली, इससे पहले की बात है। हीरो 6 अगस्त 1945 से पहले जो जल्दी बोलो, फास्ट जल्दी बोलो, यही बोल दो अभी। हिरोशिमा एंड नागासाकी 6 अगस्त 1945 से पहले एक ऐसा शहर था ये, उस टाइम के हिसाब से, उस समय के हिसाब से एक डेवलप्ड सिटी। ठीक है, आज भी बहुत सारे शहर ऐसे नहीं लगते जो 1945 से पहले ये था। ये देख ही रहे हैं आप, ये पिक्चर सारी ब्लैक एंड वाइट हैं क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई कैमरा होता नहीं था। 6 अगस्त 1945 को ये धमाका होता है। अमेरिका ने बॉम्ब गिराया हिरोशिमा एंड नागासाकी, 6 अगस्त को गिराया हिरोशिमा के ऊपर, बाद में शायद 9 तारीख को नागासाकी पे गिरा है। ये धमाके हुए और उसके बाद देखो ये क्या बन गया। ठीक है, ये देखिए आप, ये बिल्कुल ही जंगल बन गया और लोगों को बीमारियों की तरह तरह की। ये देखिए आप, ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी नहीं थी, कभी देखी नहीं थी, इतनी जो कि जिनका कोई इलाज नहीं था। ऐसी न जाने कितने सारी मेंटल बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, एड्स से भी खतरनाक बीमारियां जो पॉसिबल मतलब आज की जनरेशन में चली आती जा रही हैं। उनके मतलब जो जनरेशन है उनके अंदर भी वो बीमारियां हैं। ये देख रहे हैं आप, मतलब जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे वैसी बीमारियां। ये एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। और ये सब उस टाइम आइंस्टाइन जिंदा था। ये सब देखने के बाद वो बेचारे के पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके बाद तो, कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से लाखों लोग मारे गए। ये कुछ उस, ये जो इसमें एक वीडियो चलेगा अभी, कुछ ऐसा ऐसा हुआ था अभी। ठीक है ना, आप ये देखेंगे वहां पे क्या हुआ था एक्चुअल में। ये चीज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ एक आधे लोग बच गए थे, उन्होंने जो बताया उसके आधार पे ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। I saw an aircraft, like a tiny silver drop, entering the sky above Hiroshima. I instantly recognized it as an American plane, as no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time. It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. And I was counting. 1, 2, 3. Screen 5 who did that? I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. ये जो बच्चे कुछ लोग थे वो जो बता रहे हैं वो चीजें हैं। ये था एटम बम। आ जाओ जल्दी आओ। Took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing, watch, or counting, or doing something. I'm sure the bomb was good. I'm sure it was exploded. बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। हाँ जी, आप इधर हो जाओ, बॉयज इधर हो जाओ, उसी बेंच पे बैठ जाओ। चाहे 7 मुझे लग रहा था ये बेंच मैक्सिमम 5 का है। थोड़ा और हो जाओ, इसको बेचारी को बैठने दो, हल्का सा और हो जाओ।
6 हैं क्या? हाँ जी, अभी बॉम्ब गिरने वाला है। After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. लाखों लोग इसके अंदर मारे गए थे। और अगर अब दोबारा उसके बाद तो टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा डेवलप हो गई, ठीक है ना। ये जो चीज़ हुई थी 1945, मतलब अमेरिका ने भी नहीं सोचा ऐसा होगा, किसी ने, जो बंदा गिराने वाला था उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा ना, तो कोई भी नहीं गिराता। मतलब जिन्होंने बनाया था, जिन लोगों ने, मतलब ओपनहाइमर, उसको भी ये लगा यार ये मैंने क्या काम कर दिया। उसने भी बाद में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसको उन्होंने जाके बोला कि हम इस काम को आप रोक देते हैं आगे। तो फिर हमें जो राष्ट्रपति था उसने कहा यार हु आर यू, आप रोकने वाले हो कौन, ये चलेगा अब, और अमेरिका सुपर पावर बनेगा। अगर अब उसके बाद तो न जाने कितने सारे एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब बन चुके हैं। अभी जो एटम बॉम्ब है फिलहाल, इससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटम बॉम्ब्स हैं, और हाइड्रोजन बॉम्ब का अभी तक आज तक यूज नहीं हुआ। और हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। एक हाइड्रोजन बॉम्ब अकेला पाकिस्तान को भी उड़ा देगा, पूरा पूरा देश खत्म हो जाएगा। अगर दोबारा एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब की लड़ाई हुई, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है? E=mc²। E=mc² क्या चीज़ है जो आइंस्टाइन को गॉड ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अकेला फॉर्मूला न्यूटन के द्वारा दिए गए सारे फॉर्मूलों से ये अकेला ही बहुत है, भारी अकेला ही, इसलिए इसको गॉड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं आइंस्टाइन को। अगर दोबारा हुआ, दोबारा कुछ अटैक हुआ, न्यूक्लियर वॉर हुआ दोबारा से, तो क्या होएगा उसका, ये आज तक पे आई थी एक रिपोर्ट, एक बार ये देख लेते हैं फिर शुरू करेंगे इसको। क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा? अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? जब भी परमाणु युद्ध की बात होती है तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान का खौफनाक मंजर याद आ जाता है। 21वीं सदी में परमाणु बम कई गुना ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। आपको बताएंगे कि आज के दौर में एक परमाणु बम कितना खतरनाक है। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, आईकैन। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। आईकैन का दावा है कि आज के समय में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मतलब होगा करोड़ों लोगों की जान को खतरा। वहीं अगर अमेरिका और रूस 500 परमाणु बलों का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आधे घंटे में मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। किसी ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां हर 1 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाता है तो एक हफ्ते में करीब 9 लाख मौतें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं। साथ ही
पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो सकता है। जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, अगर उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम ही खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और खेती पर भी असर हो सकता है। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेजी से कम हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम सकता है और अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 150 मिलियन टन धुआं धरती की बाहरी सतह में जम सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश न होने का खतरा भी हो सकता है। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ सकती है और इससे धरती की सतह का औसत तापमान -7 से -8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग था तब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि दुनिया 18,000 साल पीछे जा सकती है। हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान घुटने टेकने को तैयार नहीं था। तब जाकर अमेरिका ने उसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिरा था। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1945 के आखिर तक करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.7 किलोमीटर तक ही फैली थी। इससे भी 1945 के आखिर तक 74,000 लोग मारे गए थे। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अभी फिलहाल जो है ना, रशिया के पास 7,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हाइड्रोजन प्लस एटम बॉम्ब। इंडिया के पास है 130, पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा है, 140 है, क्योंकि उनको डर है कि अगर इंडिया अगर हमें हमला करेगा, डराएगा, तो फिर हम भी कम नहीं है। जो ये अपने प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस टाइम उन्होंने एक लाइन ये बोल दी थी अपने स्पीच के अंदर कि अगर कोई भी ऐसी हरकत की पाकिस्तान ने तो कल का सुबह नहीं देखेगा पाकिस्तान। ये वाली लाइन बोलते ही उनका दिमाग ख़राब हो गया और उन्होंने अपना सारा पैसा ये बॉम्ब बनाने में लगा दिया। फिर कहते कोई बात नहीं, हम नहीं देखें, कोई बात नहीं, इंडिया भी नहीं देखेगा, फिर आने दो एक भी बॉम्ब। तो हम दोनों कंट्रीज़ का जो पैसा है बहुत सारा, जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मेडिकल पे पैसा लगना चाहिए, मेडिकल कॉलेज और ज़्यादा बनने चाहिए, टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा डेवलपमेंट, वो काम करने की बजाय वो सारा पैसा कहाँ लग रहा है? ये एटम बम और हाइड्रोजन बम में, दोनों का ही। और ये ना तो ये अगर ये सारा पैसा अगर डेवलप करने में लग जाए तो ये दोनों ही सुपर पावर बन सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और बाकी ये जो कंट्रीज आपको दिखाई गई हैं सिर्फ इनके पास है, बाकी किसी के पास नहीं। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा तो रशिया के पास ही है, उसके बाद यूएसए टक्कर में। ये दोनों एक दूसरे से खतरनाक है, मतलब दोनों को एक दूसरे से डर है। इन दोनों को ये सुपर पावर है कहीं ना कहीं, दोनों ही। आराम से बैठ जाओ यार। इन दोनों को एक दूसरे का डर है, कहीं जो ये दुश्मन है एक दूसरे के, इसलिए इतने ज़्यादा इन दोनों के पास। एक हम दोनों के पास ज़्यादा है, बाकी का थोड़े थोड़े और भी। क्या ये चाहें तो क्या एक ही दिन में एक बटन दबाएं और उड़ा दें? मतलब जो या बॉम्ब डाल दें। ये जो बाइडेन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, ये पुतिन है रशिया, ये तो पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो वैसे ये है किम जोंग, ठीक है। फिर एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना, ये वाली जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इंडिया और अमेरिका, इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर तो पब्लिक का राज, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी होने की वजह से ये इन दोनों के पास अकेले पावर नहीं है, इनको पूरी मतलब मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग हैं डिसाइड करने वाले, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर यानी कि ये अकेले चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता रातों रात, ये अकेला चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका तो यार अकेले का राज चलता है देश में, और इसने बना भी रखे हैं, 70-80 बना रखे हैं इसने एटम बॉम्ब। इससे हर कोई डरता है, क्योंकि इसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इसको।
स्टार्ट करते हैं अभी आइंस्टाइन की बातें। यहाँ से अब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट होती है। आपको ये पता लग गया कि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस न्यूक्लियर फिजिक्स में है क्या चीज़, E=mc²। अब सुनो, इसके अंदर हम करेंगे क्या, अब ध्यान से समझना कहानी को। मैं आपको जो है ना आज की क्लास में मैं आपको ये सिखा दूंगा ये E=mc² आखिर वर्क कैसे करता है, आखिर एटम बॉम्ब बनता कैसे है, ये जो मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, ये चीज़ें हम ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, डीपली कॉन्सेप्चुअली आपको मतलब क्लियर होगा। आपको एटम बॉम्ब बनने की कहानी समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे कि अगर हमें सामान मिल जाए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर ले हम लोग, हम खुद भी बना देंगे छोटा मोटा बॉम्ब, तो आपको खुद को ये चीज़ लगेगी, ठीक है ना। मैं इतना कुछ सिखा दूंगा। नंबर 2, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमारा जो मेन पर्पस तो न्यूमेरिकल्स है, जो नीट के अंदर मेंस के अंदर आएंगे, वो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखते ही 15 सेकंडों में सोल्व हो, सिर्फ सोच के, कॉपी पेन चला के कैलकुलेशन करके नहीं, सिर्फ सोच के 15 से 20 सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हुए। वो होंगे, वो कब होंगे, जब आपको ये डीपली क्लियर हो जाएगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसको मैंने आसान करने के लिए तरह तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हैं, कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाए, अलग अलग जगह सर्च किए, वो इस बुक के अंदर मैंने डाल दिए, वो मैं कराऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए जो आइंस्टाइन था ना, आइंस्टाइन ने पहले तो देखो पहले क्या था, आइंस्टाइन से पहले 3 ये गलत चीजें थी साइंस के अंदर जो मानी जाती थी, और आइंस्टाइन ने आते ही पहले तो इनके ऊपर काटा मार दिया। पहले क्या था कि मास एंड एनर्जी वर सपोज्ड टू बी 2 डिफरेंट एंटिटीज। मास अलग था, एनर्जी अलग थी, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एनर्जी मास में कन्वर्ट, कोई लेना देना नहीं आपस में दोनों का। द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल्सो द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स वर कंसिडर्ड टू बी सेपरेटली कांस्टेंट। इट मीन्स that energy conservation and the mass conservation were supposed to be the 2 different independent laws। यानी कि पूरे यूनिवर्स का मास कंजर्व्ड है, ऐसे ही पूरे यूनिवर्स, ऐसे ही एक चेयर ले आओ वहां से, ऐसे ही पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड है, आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। ये वाली बात पहले पॉपुलर थी बहुत ज्यादा। इसको चेयर दे दो सर मुझे। आइंस्टाइन ने क्या बोला, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन टोटल एनर्जी प्लस मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। उसने फर्दर क्या बताया कि मान लीजिए आपके पास 1 kg मास है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्चुअली में दुनिया में एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के लिए आइंस्टाइन ने बनाया था, उसने 1% नहीं सोचा था, उसने क्या, किसी ने नहीं सोचा था कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये बॉम्ब बनाने में यूज हो जाएगा, ठीक है। ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसको तो ये था कि एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा। जो आज है ना, हम लोग कभी कहते हैं कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा धरती के ऊपर, कभी कहते हैं मतलब जो है, कभी और जितने भी है पेट्रोलियम कोयला खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ये प्रॉब्लम ही ना है दुनिया को, पेट्रोल इतना महंगा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो गाड़ियाँ मतलब ऐसे ही चलें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एनर्जी क्राइसिस अगर खत्म हो गया, एनर्जी फ्री में मिलने लगी, तो फिर ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में आएगी घर में, गाड़ियाँ फ्री में चलेंगी। उसने क्या बताया कि अगर 1 kg मास आपके पास है, सपोज अगर E=mc² के अकॉर्डिंग अगर 1 kg मास है तो उसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट यही होती है। सोल्व करने के बाद बनता है ये वाला इतना, ठीक है। इतनी एनर्जी, इसके बदले में पूरे हरियाणा की जो इलेक्ट्रिसिटी है, पूरे हरियाणा की, वो 1 महीने का लगभग इतना ही कंजप्शन होता है। यानी कि 1 महीने में जितने घरों में जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो सब फ्री हो जाएगा अगर इतनी एनर्जी हमें मिल जाए तो। और इतनी एनर्जी कैसे मिलेगी, 1 kg मास के बदले में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर सिंपल है, 1 किलो मिट्टी ले लो और 1 किलो मिट्टी लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। सर फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, ठीक है। तो क्यों नहीं कर रहे फिर 1 kg मिट्टी के बदले में, ठीक है। अब जैसे अंकुर आपका मास कितना है, 72 kg। 72 मल्टीप्लाई बाय 7 कह रहे हो, वो तो वेट है, 7.2 कर लो, वो तो वेट है 72 न्यूटन, ठीक है ना। वो बोलते किलो हैं वो अलग है, वो गलत बोलते हैं। 7.2 kg है इसका मास। अगर ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी दुनिया को। एक बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे तो, ठीक है। अब सुनो, अब उसने क्या बताया फर्दर कि इफ वी हीट ए सब्सटेंस देन द हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस विल इंक्रीज इट्स मास। अगर पानी को जब गर्म किया जाता है तो पानी का मास बढ़ जाता है, उसने ये बताया।
जैसे कि अगर आपने पानी को 100 जूल हीट दे दी, 100 जूल दे दी, तो m इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर, इतना मास बढ़ जाएगा पानी का। लेकिन ये मास इतना कम मास है, इतना कम मास है कि मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस से भी हम इसको मेजर नहीं कर सकते, किसी भी बैलेंस से इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इतना मास कम है। लेकिन ऐसा होगा, उसने ये बताया। और मानना पड़ेगा यार, उसके फॉर्मूले से जब एटम बम बन जाएगा, बन सकता है, तो उसकी हर बात तो माननी पड़ेगी ना। उसने क्या बताया कि अगर हम इसको खींचते हैं, मान लो अगर हम इसको x खींच देते हैं, अगर इसको x खींच देते हैं तो बताइए इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है इसके अंदर? हाफ के x²। उसने कहा कि जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके बदले में इसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। हाफ के x² इक्वल टू हाफ के x² इक्वल टू mc² कर दो, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, जितना मास बढ़ेगा वो पता लग जाएगा। उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती लेकिन मास पक्का बढ़ेगा, ये उसने बताया। उसके बाद सुनो आप, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर ये देखो, इसने बोला है क्वेश्चन में व्हाट इज एनर्जी, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास बुकलेट में, आपको अलग से कहीं कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी लिखना हो तो आप इस बुकलेट के अंदर ही लिख लें, यही आपके फाइनल नोट्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक प्रोटॉन है तो उसके बदले में कितनी एनर्जी बनेगी। एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि एक प्रोटॉन के बदले में कितनी एनर्जी बन जाएगी, एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब ये वाला है। तो बताइए कैसे करेंगे? इसके लिए आपको प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए बस। कोई बताएगा प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और kg में यूज करेंगे हम इसको, इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगी बताइए आपके पास एनर्जी, कि एक प्रोटॉन के बदले में कितनी एनर्जी बनेगी। अब सुनो, 5 kg सॉइल, अगर इसको, अब क्वेश्चन जो मन में आ रहा था कि अगर हम लोग मिट्टी के बदले में एनर्जी क्यों नहीं बना लेते, कोई जवाब देगा इस चीज का? हाथ खड़े करें, कोई बता सकता है? अगर आपके पास 1 kg मिट्टी है तो मतलब दुनिया क्यों नहीं बना लेती? जब एटम बम, हाइड्रोजन बम बना सकते हैं तो 1 kg मिट्टी से क्यों नहीं बना रहे? 2 स्टूडेंट और कोई? 3 स्टूडेंट और कोई? हाँ जी एग्जैक्टली। देखो क्या है कि अभी हमारे पास अभी ना टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो सर बन कैसे रहा है? जैसे कि ना अभी जो सिर्फ यूरेनियम का यूज करके, यूरेनियम 235 का यूज करके ही एनर्जी बनना पॉसिबल, यूरेनियम 235 को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उसके बदले में एनर्जी बन सकती है। और E = mc² तो सबके लिए, आयरन के लिए भी एप्लीकेबल, लोहे को खत्म करके एनर्जी बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रिएक्टर चाहिए, एक स्पेशल न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए जो कि अभी तक बना नहीं है। अगर वो बन जाएगा तो लोहे से बनाना शुरू कर देंगे हम लोग, मिट्टी से बन सकता है, उसके लिए एक अलग न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए जो कि बहुत मुश्किल है, अभी तक तो ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ। अगर आने वाले समय में अगर ऐसा डेवलप हो गया तो एनर्जी क्राइसिस खत्म है, इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री की मिलेगी, व्हीकल्स फ्री में चलेंगे, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो 5 kg सॉइल का एनर्जी इक्विवेलेंस बताइए कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी इक्विवेलेंस आ जाएगा 5 kg सॉइल का। और 60 kg का एक पर्सन है मान लो, मतलब 600 किलो, 600 न्यूटन हो गया उसका वेट, तो ये मास है उसका 60 kg सपोज, तो उसके बदले में बताइए कितनी एनर्जी बन सकती है? 600 इंटू 3 इंटू 600 नहीं आएगा, 60 आएगा, मास लेना है, वेट नहीं लेना, मास ही लेना है। 60 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ये सिंपल से क्वेश्चन है, E = mc², डायरेक्ट आपको लगाना है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, बेस से स्टार्ट किया मैंने ये, और धीरे धीरे हर वैरायटी के क्वेश्चंस में मतलब इसके अंदर मैंने डाल रखे हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन है, कोई भी मिसिंग नहीं है। अब सुनिए आप, अब उसने प्रूफ कैसे किया, ठीक है ना, कि यार पता है क्या, देखो उसने अपना जो प्रेजेंटेशन था उसमें उसने क्या बताया, उसने लोगों को क्या समझाया कि देखिए आप, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लोगों ने कहा कैसे मान लो इस बात को, प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए उसने 2 फेनोमेना दिए दो लोगों को, एक तो पेयर प्रोडक्शन और एक पेयर एनाइलेशन। ये दोनों बोर्ड्स में भी आते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। पेयर प्रोडक्शन क्या चीज है, पेयर एनाइलेशन क्या चीज है, सुनो ध्यान से। पहली बात तो पेयर प्रोडक्शन क्या चीज है, ये एक फेनोमेना है जिससे प्रूफ हो जाता है कि एनर्जी से मास बनाया जा सकता है। और पेयर एनाइलेशन, इसको आप ऐसे बोल सकते हो एनिहाइलेशन, ताकि ना स्पेलिंग याद रहे इसकी। वैसे H जो है वो साइलेंट रहता है इसके अंदर, H इसमें साइलेंट रहता है, एनाइलेशन बोलते हैं इसको। ये एक फेनोमेना है जिस ये फेनोमेना ये प्रूव कर देता है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। कैसे, वो मैं समझाऊंगा आपको, बस आपको फिलहाल तो ये बात याद करनी है कि पेयर प्रोडक्शन क्या है। ये एक फेनोमेना है जो कि कन्वर्ट कर देता है किसको, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर देता है। ये एक फेनोमेना है जो कि एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, आप ये भी कह सकते हो। अभी वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। और पेयर एनाइलेशन क्या चीज़ है बताइए, एक फेनोमेना है
जो कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट जो है ना प्रूव कर देता है कि कन्वर्ट होती है ये, ठीक है। अब सुनो अगला डिस्कशन, पेयर प्रोडक्शन क्या है, सुनो आप। पेयर प्रोडक्शन के बारे में उसने क्या बताया, उसने कहा कि एक हैवी न्यूक्लियस ले लो। सारी एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, आपको कुछ भी अजीब सा लगे, कुछ भी ऐसा लगे तो आप मेरे को बता देना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इस पे बहुत डेप्थ पे काम किया है। देखो ये एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी समझ रहे हो, हैवी न्यूक्लियस का मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 हो गया, इस टाइप से यूरेनियम 238 हो गया, जो हैवी हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 250 के आसपास कम से कम हो, ऐसा एक हैवी न्यूक्लियस ले लिया आपने। उसने कहा इसके ऊपर एक गामा का फोटोन डाल दो आप, गामा का फोटोन, और इस गामा के फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV इतनी या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 1.02 MeV, MeV एनर्जी की यूनिट है, MeV एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की यूनिट आपने एक तो जूल सुनी है, एक कैलोरी होती है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल, एक MeV भी होती है। इस MeV को, MeV की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको अभी सिखाऊंगा, MeV की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, लेकिन MeV एनर्जी की यूनिट है, बहुत छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। एक गामा का फोटोन है, मतलब फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है और उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा एनर्जी हो। अगर आप वो इसके ऊपर डालोगे, अगर एक गामा का फोटोन जब आप इसके ऊपर डालोगे तो ये एक बार तो एब्जॉर्ब हो जाएगा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फिर अचानक इसमें से दो पार्टिकल्स निकलते हैं, एक तो ये वाला पार्टिकल निकलता है और एक दूसरा पार्टिकल ये निकलता है। इस पार्टिकल को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इस पार्टिकल +1 β 0, इस पार्टिकल क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। और एक ये वाला पार्टिकल है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की जैसी थी, इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, सब कुछ ये इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मास चार्ज सब कुछ वही है, ठीक है। तो इसको जो है ना ये बीटा पार्टिकल बोल दो या इसको इलेक्ट्रॉन बोल दो। उसने कहा कि जब आपने इसके ऊपर एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर जब आप एक गामा का फोटोन डालोगे तो दो पार्टिकल निकलते हैं, ये वाला जो गामा का फोटोन है एब्जॉर्ब हो जाएगा और दो पार्टिकल निकलेंगे, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लोगों ने कहा कि, उसने कहा कि देखो ये जो है ना इनके अंदर तो मास होता है, जो फोटोन होता है ना, फोटोन के अंदर तो कोई मास नहीं होता, आपको पता ही है, फोटोन तो मासलेस होता है ना, फोटोन मासलेस होता है, इसके अंदर तो कोई मास था नहीं। उसने बोला कि इन दोनों के अंदर मास है, तो ये वाली जो एनर्जी है इसके बदले में ये दोनों बन गए, इसके बदले में ये दोनों बन गए। उसने ये बोला इंसान ने, लोगों ने कहा बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है, पता क्या हुआ होगा, ये गामा का फोटोन जब इसके अंदर पड़ा ना तो इसके अंदर से ही निकल के आए होंगे ये। इस बात की क्या गारंटी है कि इस फोटोन से ये दोनों बने हैं, सोचने वाली बात है, हो सकता है इसके अंदर से निकले हुए ये, इसके अंदर ही हो बहुत सारे पार्टिकल। उसने कहा पे काम करो, ये जो हैवी न्यूक्लियस है ना, इसका जो वेट है, इसका मास है, इसका चार्ज की जो भी जितनी प्रॉपर्टी सारी नोट कर लो आप, और यहां से करोड़ों फोटोन डाल लो, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों फोटोन डाल लो, तो एक फोटोन से ये दो बनते हैं, 1 करोड़ डाल ले मान लो, तो 1 करोड़ ये निकलेंगे, 1 करोड़ ये निकलेंगे। फिर उसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी चेक की गई, क्या है, सारी सेम थी। इसका मतलब इसके अंदर तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे, ये तो जैसे पहले था वैसे ही है, इसका वेट वही है, मास वही, चार्ज वही, सब कुछ वही है यार, तो इसके अंदर तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये जो दोनों पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये वाले दोनों पार्टिकल इससे बन रहे हैं, इसका मतलब तो बात समझ में आ रही है आपको। कहने का मतलब ये हुआ, उसने क्या बताया कि अगर एक गामा का फोटोन, एक फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 या इससे ज़्यादा हो, उसको अगर हैवी न्यूक्लियस पे डाल दिया जाए तो उस गामा के फोटोन के बदले में ये दो पार्टिकल बनेंगे, +1 β 0 और -1 β 0, और इनके अंदर मास होता है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये वाली बात कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गई वैसे जो मैंने अभी बताई है, ठीक है, गुड। अब सुनो, ये गामा का फोटोन था, इस गामा के फोटोन से ये वाले दोनों पार्टिकल्स बन गए जी। अब एक मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आपने एनर्जी ली 1.0, ये था पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना। ये जो फिनोमेना मैंने एक्सप्लेन किया है, इस फिनोमेना का नाम है पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना। अब आप ये कहेंगे कि सर ये 1.02 ही क्यों लिया गया, ये आप जो कह रहे थे कि 1.02 से कम नहीं लेना, या तो 1.02 लेना या इससे ज़्यादा लेना है, ये क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या कहा कि, उसने कहा कि आप एक काम करो, इसका जो मास है, इसका मास कितना होता है किसी को पता है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कोई बताएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कोई हाथ, 9.1 × 10⁻³ kg, गुड, ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे। उसने कहा जब इसको सोल्व करोगे ना तो, और इसको ये जूल में आएगा, जूल से आप इसको मिलियन MeV में कन्वर्ट करोगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो बनता है 0.51 MeV। इसको प्रॉपर अगली स्लाइड में सोल्व करके दिखाया गया है, इसको सोल्व करोगे तो 0.51 बनता है। तो इसको बनने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, 0.51, और इसको बनने के लिए भी कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम 0.51।
तो 0.51 प्लस 0.51 कितना हो जाएगा 1.02। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो ये बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जितनी यार ये मास जो बन रहे हैं तो इनको मास को बनने के लिए तो कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी ना। अब सुनो आप, इसके अंदर ये यहाँ पे एक बात और ये वाली चीज याद रख सकते हो आप कि 1 MeV के अंदर इतने जूल होते हैं। 1 MeV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज 0.51। इसका मतलब क्या है, सुनो आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया जाए तो उसके बदले में जो एनर्जी बनेगी वो इतनी बनेगी 0.51, और पॉजिट्रॉन को भी खत्म कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी बनेगी 0.51, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.02। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। फॉर द पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ द गामा फोटोन मस्ट बी एटलीस्ट 1.02 MeV। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब पेयर एनाइलेशन क्या होता है ये समझ लो आप। पेयर एनाइलेशन क्या चीज़ है? पेयर एनाइलेशन उसने क्या कहा कि आप एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिक्स कर दो, एक पॉजिट्रॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को। अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो, ठीक है। अभी एक आधा बच्चा बाहर जा सकता है, पहली गर्मी हो रखी है मैं बता दूं आपको। एक आधा बच्चा मैं सोच रहा हूँ बाहर चला जाए तो बेटर है, अब वो देख लेना कौन सा जाएगा, ठीक है। एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो 2 गामा के फोटोन निकलते हैं। कितने फोटोन निकलेंगे? 2 फोटोन निकलते हैं। आप ही कहोगे सर एक क्यों नहीं निकला? एक गामा के फोटोन से 2 पार्टिकल बने थे, तो जब 2 पार्टिकल को मिलाओ तो एक फोटोन निकलेगा सर, वही 1.02 वाला। उल्टा हो जाएगा। अरे नहीं होता ना यार उल्टा, ठीक है ना। नहीं होता तो नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल है चीज़, नहीं होता मानना पड़ेगा, अपनी थोड़ी ना चलेगी अब इसके अंदर। यहाँ पे 2 पार्टिकल को जब मिक्स करते हैं तो 2 पार्टिकल निकलते हैं, ये नेचुरल है ये चीज़। तो 2 गामा के फोटोन निकलते हैं और इन दोनों की एनर्जी कितनी कितनी होगी पता है आपको? 0.51 इसकी होगी और 0.51 MeV इसकी होगी। समझ में आ गया होगा आपको? 2 पार्टिकल्स, और ये उसने करके दिखाया, इस मास को खत्म कर दिया उसने कहा मास को खत्म किया जा सकता है, और मास को खत्म करके दिखा दिया। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का आपस में कंबाइन कर दिया, और इनको कंबाइन करते ही दोनों खत्म हो गए, मास खत्म, एनर्जी बन गई उसके बदले में। तो इससे ये बात प्रूफ होगी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये बात प्रूफ होगी। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बताइए? पेयर एनाइलेशन। ये एग्जाम में आ जाए तो आप लिख दोगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर बोर्ड में आ सकता है। ये एक वीडियो देखो आप इसके अंदर, ये देखिए आप, इसमें ये क्या था, सुनो क्या था, ध्यान से सुनो। पहले आप देखो फिर मैं पूछता हूं आपसे क्या था, देखते हैं कौन बताएगा क्या था ये। ध्यान से देखो इसको दोबारा से। एक बार और देख लो फिर पूछता हूं। हाँ जी बताओ क्या था ये, कौन बताएगा? हाथ खड़े करें जो बता सकते हैं, हाथ खड़े कर लें जो बता सकते हैं इस बारे में। हाँ जी बताइए। फर्स्ट में पेयर प्रोडक्शन हो रहा था गामा पार्टिकल से 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और सेकंड में पेयर एनाइलेशन। बिल्कुल, इसमें पेयर प्रोडक्शन पेयर एनाइलेशन दोनों ही हुए हैं। पहले गामा का फोटोन आया था एक, और वो जो गामा का फोटोन आया था ना वो कोई हैवी न्यूक्लियस से टकराया बीच में, जो कि यहाँ पे इनविजिबल था। वो किसी हैवी न्यूक्लियस से टकराया जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया। और फिर जब ये गामा का फोटोन टकराया तो 2 पार्टिकल निकले, एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर उसमें से क्या हुआ कि एक पार्टिकल जैसे कि इसमें हुआ ही है, उसके बाद एक बार पहले वाला देख लेते हैं। देखो आप, इसमें ये 2 पार्टिकल निकल गए, ये वाला कौन सा है? पॉजिट्रॉन, और ये वाला नीले वाला कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे था, अब ये पॉजिट्रॉन इसके पास पहुंचा। अब जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए तो दोनों मिलने के बाद 2 गामा के फोटोन निकले हैं, ठीक है ना। और दोनों की एनर्जी 0.51 होगी, और इस फोटोन की, इस गामा के फोटोन की एनर्जी कितनी थी? 1.02 थी। ये मिक्स हुए और ये दोनों गामा के फोटोन गए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब सुनो अगली बात, अब समझो तो पता है क्या है कि अगर आपके मन में उससे ये डाउट आ रहा हो कि सर जो गामा का फोटोन है, आपने कहा कि सर उसकी एनर्जी 1.02 होनी चाहिए, सर अगर ज़्यादा हुई तो, मान लो 1.1 हुई तो कितनी हुई? 1.1 MeV हुई, तो एक्स्ट्रा कितनी दे दी बताइए आपने? 0.8। अरे 0.8 एक्स्ट्रा दे दी कि नहीं दे दी आप? 0.8 नहीं 0.08। कितनी एक्स्ट्रा दे दी आपने बताइए? 0.08 MeV एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, एक्स्ट्रा एनर्जी है गामा के फोटोन के पास। तो पता है क्या होगा कि वो जो दोनों पार्टिकल्स निकले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी ये वाली एनर्जी उनके पास। वो है ना, 0 स्पीड से नहीं निकलेंगे, फिर वो एक काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, और उनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो इतना होगा 0.08।
समझ में आ गया होगा आपको। जितनी एक्स्ट्रा दोगे वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देगी। जैसे कि आपने मान लो कि गामा का फोटोन है, उसकी एनर्जी देती 2 MeV। अगर 2 MeV हो तो बताइए क्या होगा उसके इसके अंदर, उन दो पार्टिकल निकलेंगे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, उनकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी का सम वो कितना होगा बताइए आप? 0.98 हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा ना। 2 MeV में से क्या घटाना आपको? 1.02 MeV, तो कितना आंसर आएगा? 0.98 MeV। दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम होगा ये। क्या ये हाफ ऑफ होगी दोनों के पास? हाफ ऑफ होगी क्या अलग अलग होगी? हाथ खड़े करने को बता सकता है तो हाफ ऑफ होगी। और कोई? हाफ ऑफ नहीं होती, पॉजिट्रॉन के पास ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के पास कम होती है। इसका भी रीजन है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है पहले किसी न किसी एग्जाम के अंदर कि ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी। इसका आंसर कि पॉजिट्रॉन के पास ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो यार, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, और पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिट्रॉन क्या है? अब जो हैवी न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा ही। न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो पॉजिट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के पास कम होती है, लेकिन जो सम होता है उन दोनों का वो सम इतना ही रहेगा, 0.98 के बराबर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि अगर आप करेंगे, मैं आपको टाइम देता करने के लिए, बट अपने पास टाइम लिमिटेशंस की वजह से मैं ही कर देता हूं। ठीक है ना, आप तो बस कॉन्सेंट्रेशन रखो बोर्ड पे क्योंकि मैं कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ ए गामा रे फोटोन 2.26 MeV। गामा के फोटोन की एनर्जी है 2.26। हाउ मच एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू ईच ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एवरेज बोल दिया इसने। एवरेज का मतलब है सेम लेके चलोगे आप, क्वेश्चंस में सेम लेके चला जाएगा। ठीक है ना, एवरेज बोल दे तो। अगर इसने स्पेशली ये बोल दे किसकी ज्यादा होगी तो पॉजिट्रॉन ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बराबर नहीं लिख सकते उसके, इसके अंदर पॉजिट्रॉन की ज्यादा होगी। अब एक बात बताइए, इसको कैसे करोगे? गामा के फोटोन की एनर्जी कितनी है? 2.26। 2.26 में से क्या घटाना आपको? 1.02। तो क्या आंसर आएगा बताइए? 1.24 आएगा। अब इसका हाफ हाफ कर दो तो 1.24/2 करो ना यार, 0.62। तो 0.62 होगी पॉजिट्रॉन की और 0.62 किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। ये लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल। अभी एंटी पार्टिकल क्या होता है सुन लो। पॉजिट्रॉन को ये एंटी पार्टिकल बोल लेंगे यहाँ पे। एंटी पार्टिकल मतलब जिसके साथ मिलने के बाद ही खत्म हो जाए, इसलिए उसका एंटी पार्टिकल बोल रहे हैं इसका। आपको ना छोटी से छोटी बात ना पता हो तो आप क्लास के अंदर बोल सकते हो। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है बताइए? पॉजिट्रॉन होता है, क्योंकि उसके साथ मिलने के बाद ही खत्म होगा। आर एनाइलेटेड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एनाइलेट कर दिया, उनको मिक्स कर दिया। हाउ मच एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड। कितनी एनर्जी ऑब्टेन होगी बताइए? टोटल 1.2 फोटोन निकलेंगे और हर एक की एनर्जी कितनी होगी? 0.51। और दूसरे की एनर्जी भी आप साफ लिख सकते हो, 2 मार्क्स में आ जाए। 2 फोटोन्स निकलेंगे, दोनों की एनर्जी इतनी इतनी होगी और टोटल हो जाएगी 1.02 MeV हो जाएगी टोटल। ठीक है। ए पॉजिट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1 MeV collides head on with an electron having kinetic energy 1 MeV and they are annihilated to produce 2 gamma photons. Find the energy of each photon. ये क्या कह रहा है? एक तो फोटोन है, एक तो पॉजिट्रॉन है। एक तो पॉजिट्रॉन है, +1 β 0 होता है पॉजिट्रॉन, और दूसरा क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1 β 0 बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसकी एनर्जी कितनी है? 1 MeV। इसकी एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी है ना, हैविंग काइनेटिक एनर्जी है 1 MeV। ठीक है, वो दोनों मिक्स हो गए तो गामा के 2 फोटोन निकले। हर फोटोन की एनर्जी कितनी कितनी होगी? हाँ जी, कितनी होगी? 0.51 होगी। और कोई बताएगा? फिर दोबारा सुनो क्वेश्चन। 2 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, इन दोनों की टक्कर मरवाई। जब टक्कर मरवाई उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इसकी कितनी थी और इसकी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी थी, है काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब ½ MV² करो इसका, वो है ये। इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स होने के बाद 2 फोटोन निकले, उनकी एनर्जी कितनी कितनी होगी? हाथ खड़े करें जो बता सकते हैं इसका आंसर। हाँ जी, 1.51। गुड, 1.51 होगी। क्यों? देखो यार, इसका मास इसका मास तो खत्म हो जाएगा। इसका मास जो है, इसके मास के बदले में कितनी एनर्जी बनेगी? 0.51। अरे इसके मास के बदले में इतनी एनर्जी नहीं बनेगी, 0.51। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पहले? इसके पास 1 थी। 1 + 0.51 कितना होता है? 1.51।
और ये भी इसके मास के बदले में कितनी एनर्जी बनेगी, और 1 इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो टोटल कितनी बनेगी, टोटल कितनी होगी 1.51। इससे एक फोटोन और दूसरा भी 1.51 का 2 इक्वल फोटोन्स हो गए, 1.51 1.51 टोटल हो जाएगा 3.02। समझ में आया आपको ये? ओके जी, आपको ना थोड़ा सा अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे मुझे बता देना, मैं अपने फ्लो के अंदर चल रहा हूं, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात। मुद्दा इस बात का था यार कि ये एटम बम कैसे बनता है, मुद्दा इस बात का है, ठीक है ना। ये लोगों ने पूरा दिमाग लगा लिया कि आखिर ये बना कैसे होगा। इसके पीछे जो है ना, मतलब उसने जब तक उसने नहीं समझाया तो लोगों को समझ ही नहीं आ सकती ना तब तक तो बात कि आखिर क्या चक्कर है, ये मतलब बनाया कैसे। अब आपको समझ में आएगी ये एटम बम बनता कैसे है। आपको मैं समझा रहा हूँ कहानी क्या है। देखिए आप जो चीज़ मैं समझाऊँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है। उसने आइंस्टाइन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था हीलियम न्यूक्लियस के ऊपर जिसकी वजह से आप सोचने के लिए दंग रह जाओगे, हर कोई सोचने के लिए दंग रह जाएगा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, सुनो ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। उसने क्या किया, उसने उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद फिर अपना रिसर्च करने के बाद फॉर्मूला बनाने के बाद जो उसके पास जो साइंटिस्ट जो लोग आए उसे सीखने के लिए कुछ, उसने उनको कहा कि ये काम करो तुम लोग, अगर मैं मान लेते हैं कि उसने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स को मिला दिया था आपस में। उसने सोचा कि हीलियम न्यूक्लियस में सबको पता है यार कि 2 प्रोटॉन होते 2 न्यूट्रॉन, सारी दुनिया को पता है इस बात का। तो उसने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को मिला के देख लेते हैं। मिलाने के बाद एक काम करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, आर्टिफिशियल हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए उसने 2 प्रोटॉन लिए 2 न्यूट्रॉन लिए, कंबाइन कर दिया दोनों को। उसने लोगों से बोला कि प्रोटॉन का मास बताओ। लोगों ने कहा प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। उसने कहा ना, डेसिमल के बाद 4 डिजिट बताओ। डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 4 डिजिट भाई कितने बताइए, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6726 × 10⁻27 kg होता है। इसको ध्यान से समझना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि आगे की पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसने कहा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। लोगों ने कहा 1.6749 × 10⁻27 kg। एक बात बताओ आप मुझे, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा है। समझ आती है बात आपको? कितना ज़्यादा है पता है ना आपको? कितना ज़्यादा है? 0.0023 या 24 23 0.0023 × 10⁻27 kg, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या मान के चलते हैं, एक जैसा मान के चलते हैं, लेकिन रियलिटी आपको पता है, रियलिटी किसका ज़्यादा होता है? न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये बात आपको मानते हो इस बात को? आप एक काम करो, न्यूक्लियर एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही लेके चलेंगे, कहीं 2 ले लो। बाकी पूरी फिजिक्स में आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है, इसकी कहानी पंगा यहीं पे अड़ा पड़ा है इसका कि डेसिमल के बाद ये 4 ही लेने, क्यों लेने, ये बात भी समझ में आ जाएगी आपको। अभी डेसिमल के बाद 4 लेने हैं। उसने कहा कि भाई न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लोगों ने कहा जी ठीक है ज़्यादा होता है। उसने कहा पे काम करो, हीलियम न्यूक्लियस का मास बताओ तोल के, मतलब मेजर्ड मास, मेजरमेंट करके, मतलब नेचर में जो हीलियम न्यूक्लियस पाया जाता है उस हीलियम न्यूक्लियस का मास बताओ कितना होता है। उन्होंने अपने तरीके से मेजरमेंट की, उनके पास ये उस पर नहीं जाएंगे हम कैसे मेजरमेंट की होगी, लेकिन की उन्होंने मेजरमेंट करके हीलियम न्यूक्लियस का मास उन्होंने कहा जी इतना होता है 6.644 × 10⁻27 kg। थोड़ी देर के लिए आप इसको याद भी कर लो, हीलियम न्यूक्लियस का मास इतना होता है, काम भी आएगा ये। 6.644 × 10⁻27 kg होता है हीलियम न्यूक्लियस का मास। एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, पर एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। ये तीनों बातें दिमाग में बैठेगी आपके? किसी के मन में कोई डाउट? अब सुनो आगे। अब उसने क्या बोला, उसने क्या कहा पे काम करो, अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिक्स किया जा रहा है आपस में तो कैलकुलेट करो मास कितना बनना चाहिए। लोगों ने कहा यार इतना ही तो बनेगा, पता तो है, हीलियम न्यूक्लियस तोल के देखा है, इतना मास है, इतना ही बनेगा, करके देख लो। उसने कहा ना करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास इतना था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यूट्रॉन का मास इतना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ये सोल्व करके ये आता है, ये आ गया कैलकुलेटेड मास। कैलकुलेट किया तो इतना आ गया। आइंस्टाइन ने कहा देखो डिफरेंस आ रहा है। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत है, ये कुछ नहीं है, तो ऐसे छोटा मोटा गलती होगी। गलती कहाँ गलती होगी तो बताओ कहाँ गलती होगी? कहीं गलती नहीं हो रही है। देखो प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो, डेसिमल के बाद और 6 डिजिट ले लो तुम लोग, कैलकुलेट करो प्रॉपर,
और इसकी मेजरमेंट दोबारा करो, इसकी मेजरमेंट इतनी आ रही है बार बार, मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, इस कैलकुलेशन में भी कोई एरर नहीं है। तो 2 प्रोटॉन, और जब भी नेचर में हीलियम न्यूक्लियस बना था तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन हुए थे, तो मास इतना होना चाहिए था ना हीलियम न्यूक्लियस का, ये इतना कैसे हो गया? और दूसरी बात, उसने कहा एक काम करो तुम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर लो दोबारा से, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को मिला के देख लो, मिलाने के बाद जो आर्टिफिशियल हीलियम न्यूक्लियस बना, आर्टिफिशियल वाला, उसका मास बताइए कितना बना होगा? आर्टिफिशियल वाले का कितना बनना चाहिए? अरे ये 9.5 वाला या फिर ये 4.4 वाला? कितने बच्चों को लगता है कि ये 9.5 वाला बनना चाहिए? जिनको ये लगता है कि 9.5 वाला बनना चाहिए? तीन बच्चों को लग रहा है। जिनको ये लग रहा है कि 4.4 वाला बनना चाहिए? चार पांच बच्चों को 4.4 लग रहा है, बाकी कुछ लगे नहीं रहा। सुन आप देखो, आप एक बार ना मुद्दा समझो दोबारा से, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो। सुनो ध्यान से, हीलियम न्यूक्लियस किससे बनता है? पहले तो ये बताओ, हीलियम न्यूक्लियस किस चीज से बनता है? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, ये बात मानते हो? साइंटिस्ट लोगों ने हीलियम न्यूक्लियस जो नेचर में पहले से बना हुआ है उसको तोल के देखा, तोलने के बाद पता लगा मास इतना आ रहा है, और दुनिया में चाहे अमेरिका में ले लो हीलियम न्यूक्लियस, चाहे चाइना में जाकर ले लो, चाहे इंडिया में ले लो, पूरी दुनिया में कहीं का हीलियम न्यूक्लियस ले लो, हीलियम न्यूक्लियस का मास तो इतना ही होता है। उन्होंने पता नहीं कितनों तरीकों से अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, मेजरमेंट कर करके देखी कहीं हमारा इसमें एरर ना हो। ये वाला 6.644 ही था, इतना ही आ रहा था हीलियम न्यूक्लियस का मास, तोल के देखा तो। अब उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया, जब आर्टिफिशियल बनाया हीलियम न्यूक्लियस तो 2 प्रोटॉन लिए 2 न्यूट्रॉन लिए, और 2 प्रोटॉन्स का मास इतना था, न्यूट्रॉन्स का मास इतना था, तो टोटल कैलकुलेटेड मास इतना आना चाहिए। अब ये बताओ जो आर्टिफिशियल वाला बना उसका मास कितना आया होगा आपके हिसाब से? क्वेश्चन ये है, ठीक है? 644 आया होगा। आर्टिफिशियल वाला जो बना है, ये तो नेचुरल वाले की तो बात हो रही है, अब आर्टिफिशियल वाले की बात कह रहे हैं आपको। आर्टिफिशियल वाले में बताइए पहले तो, ये 4.4 वाले कितने कह रहे हैं? 4.4 वाले कह रहे हैं कि सर मास इतना ही बनेगा, 4.4 बनेगा। अगर आर्टिफिशियल बना लो चाहे नेचुरल था, हीलियम न्यूक्लियस का मास तो 4.4 ही रहेगा। रुको एक बार, कितने में गिन लो, एक बार हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एक बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर 9.5 बनेगा। 1 2 3 4 5, बाकी क्या कह रहे हैं यार? पहले तो मन में क्वेश्चन आना जरूरी था ये वाला। सुनो ध्यान से, मुद्दा ये था कि जो आर्टिफिशियल वाला बनाया ना, उसका मास भी इतना ही बना, उसका मास इतना ही बना। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने कहा ये क्या मतलब यार, हमने जो चीज़ें मिला, ये तो वही बात होगी, 2-2 किलो की 4 चीज़ें हैं, उन चारों को एक खाली डिब्बे में डाला जो कि मासलेस डिब्बा है मान लो। बातें नहीं, यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। एक बार रुक जाओ ना यार, तुम रुको, देखो सुनो, एक बार रुक जाओ, एक बार ना थोड़ी देर के लिए आपको कुछ आता है तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, ठीक है ना? आप अपनी मतलब हो सकता है कि अब यार आपको बहुत कुछ आता हो सकता है आपको मेरे से भी ज़्यादा आता हो सकता है, बट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सुन लो ध्यान से। कुछ फ़ायदा, आप आए हो इतनी दूर, अभी 2 घंटे बैठना आसान नहीं होता, घर से आना जाना, इतना टाइम वेस्ट करना। तो आप ये सोचो, अगर आपको बहुत कुछ आता भी हो पहले से, और जब भी हम किसी नए टीचर से पढ़ते हैं तो 2 बातें एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिलती हैं, पक्का मिलेगी 2 बातें तो, ठीक है ना? इसलिए ध्यान से सुनते रहो बस आप। अब सुनो, एक बार क्या हुआ, मैं किसी सेमिनार में था, किसी प्रोग्राम में, तो जो बंदा सामने बोल रहा था ना, वो मेरे को 1 नंबर का फद्दू लगता था, ठीक है ना? मैं रियल में मैं उसको ना, मैं मतलब उससे एक प्रकार से चिढ़ थी, और तो मैं किसी फ्रेंड की वजह से चला गया, कोई दोस्त था, उस दोस्त की वजह से चला गया जी मैं उसके सेमिनार में। और मैंने पता है कि अब मैं बैठा रहा पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे ही। मैंने कहा यार ये दिमाग खराब हो गया यार, मैं उसको सुनाता रहा, तू कहाँ ले आया यार। लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब जो ना आधा 1 घंटा हुआ था, उसकी 2-3 बातें मेरे को ज़बरदस्त लगी, जो कि बिल्कुल यूनिक लगी मेरे को। 2-3 बातें ऐसे लगी, और फिर मैंने सोचा इसने बोला क्या था यार, वो पहले मुझे पिछले वाला चाहिए, इसने क्या बोला था, मैंने उससे पूछना शुरू किया, इसने बोला क्या था इससे पहले, ठीक है ना? फिर मैंने उससे आगे का उसे ज़रा ध्यान से सुना, मैं भूल गया कि मुझे इसे चिढ़ है, मैं भूल गया उस बात को। और रियल में मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सेमिनार वो था, क्योंकि पता है क्या चीज़ है मुझे, क्योंकि ना यार आप बंदे को मत देखो ना यार कौन है, उसकी बात में कितना था मैं पता नहीं, ठीक है ना? वो बंदा तो अभी भी मतलब जो है मुझे अभी बेकार ही लगता है, लेकिन उसकी बातों में कुछ एक बात लेकिन उसकी कुछ बातों में तो बहुत दम है ना यार।
उस बातों में जाओ ना आप, ठीक है ना। बंदा गलत है तो क्या बात होगी, उसकी 4 बातें तो सही हैं, 10 बातें बोलेगा 2 बातें तो सही हैं। हाँ जी, आप सुनो ध्यान से, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी इधर देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा था आपको, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को मिक्स जब उसने किया, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को मिक्स किया, तो आर्टिफिशियल वाला जो बना, अच्छा ये तो वही वाली बात होगी कि 2-2 किलो की 4 बॉल हैं, 2-2 किलो की, और चारों को एक खाली बॉक्स में डाल दिया जो कि मासलेस बॉक्स था। तो उस बॉक्स का मास कितना होना चाहिए था, 8 किलो होना चाहिए, 7.5 किलो आ रहा है, 7.5 किलो आ गया यार ये तो, ठीक है ना। ये कैसे कम कैसे हो गया यार, दिमाग खराब तो होता ही है ये चीज़ देख के। उसने क्या किया कि अलग अलग कर दिया, उसने कहा कि एक हीलियम न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं और तोड़ के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बना देते हैं, तोड़ के। जब तोड़ के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बनाए ना, अब बताओ, अब उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास पहले वाले जितना होगा या उनसे कम होगा, ये बताओ आप मुझे। पहले वाले जितना होगा, कम नहीं होगा। पहले वाले जितना होगा, ये कितने बच्चे कह रहे हैं, पहले वाले जितना होगा। और जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर, अब उसको तोड़ के जब चारों को अलग अलग करोगे तो मास पहले से कम आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी, जो ये कह रहे हैं। 1 2 3 और कोई विचार कर लो। अब सुनो सही जवाब, अगर ये जो सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये बातें अगर समझ आ गई तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स समझ में आ जाएगी आपको। सुनो आप, रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में ये होगा कि जब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का आपस में मिलाया जाएगा तो मास कितना बना, इतना, और वो बाकी जो मास था वो पता नहीं कहाँ चला गया, अभी बताऊंगा मैं कहाँ चला गया था। और जब इसको तोड़ा जाएगा वापस, जब इसको वापस तोड़ा जाएगा और ये चारों बनाए जाएंगे तो मास ओरिजिनल जितना ही हो जाएगा, कम हुआ मास नहीं होगा। प्रोटॉन का मास कभी कम नहीं होता, अकेले इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोटॉन है तो उसका मास पक्का इतना ही होगा। ऐसा धरती पे कोई प्रोटॉन नहीं है आर्टिफिशियल नेचुरल जिसका मास इससे कम हो, और धरती पे ऐसा कोई न्यूट्रॉन नहीं है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, जिसका मास इससे कम हो या ज़्यादा हो। कम या ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे प्रोटॉन का मास इतना ही होता है, चाहे वो प्रोटॉन अगर इंडिपेंडेंट प्रोटॉन होना चाहिए, अकेला जुड़ा हुआ प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए इंडिपेंडेंट। चाहे वो यूरेनियम में से निकाल लो एक प्रोटॉन, चाहे वो हीलियम में से निकाल लो एक प्रोटॉन, चाहे लिथियम में से निकाल लो, सारे प्रोटॉन का मास इतना ही होगा, और अकेले न्यूट्रॉन का मास इतना ही होगा। और हीलियम न्यूक्लियस का मास, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे नेचुरल है, हीलियम न्यूक्लियस का मास इतना ही होता है। तो सर ये बताओ, ये वाली ये कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है, उसे कम कैसे आया ये। अब सुन लो, अब क्या हुआ था, उसने क्या बोला कि जब आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का आपस में मिलाते हो तो मिलाने के बाद मास कम हो जाता है। कितना मास कम हो गया, दिस माइनस में दिस, ये आगे करके दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये मास डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो आप, कैलकुलेटेड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इतना था, मेजर्ड मास इतना था, दोनों का डिफरेंस लिया कितना, इतना आ गया। उन्होंने कहा जो ये वाला मास था, ये मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। ये मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। एनर्जी रिलीज हुई है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी पता है कितनी रिलीज होगी, 0.051 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ का होल स्क्वायर, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। उसने ये बोला एनर्जी पक्का रिलीज होगी। मतलब जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपस में जुड़ रहे हो ना, दूर दूर हट जाना भी एनर्जी रिलीज होगी एकदम से पटाखा से बोलेगा। जब वो दोनों मतलब जैसे आपस में जुड़ेंगे ना, तो जुड़ेंगे तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होगा छोटा सा, और वो जो छोटा सा ब्लास्ट क्यों हुआ है, क्यों हुआ छोटा सा ब्लास्ट, क्योंकि चारों का मास थोड़ा कम हो गया, चारों का मास थोड़ा कम हो गया, और वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, ठीक है ना। उसने कहा कि जब प्रोटॉन जुड़ी हुई अवस्था में था, जब प्रोटॉन जुड़ी हुई अवस्था में था तो उसका मास कम है, और जब वो इंडिपेंडेंट है तो उसका मास ज़्यादा है, और वो जब जुड़ी हुई परिस्थिति के अंदर है, उस सिचुएशन में जब वो जुड़ा हुआ है तो उसका मास क्या है, सबका थोड़ा कम है। अब सुनो, उसने कहा कि जब इनको चारों को अलग अलग करना है तो ऐसे अलग अलग नहीं होंगे ये, इनको अलग अलग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अलग अलग करने के लिए वो जो ब्लास्ट हुआ था ना, उस ब्लास्ट में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर इतनी एनर्जी आप दे दोगे तो वो एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास में। सबको अपना अपना मास मिल जाएगा जो उन्होंने लॉस किया था, और सबको जो अपना अपना मास मिलेगा उसे फिर चारों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। और उतना मतलब जो है ना, एक थोड़ी थोड़ी एनर्जी सब ले लेंगे, अपना अपना मास वापस बढ़ा लेंगे, और जब उनका नेचुरल मास ऐसा हो जाएगा तो अलग भी हो जाएंगे फिर वो। समझ में आई बात आपको। अब सुनो, द मास डिफरेंस
इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इस मास डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। एंड एनर्जी रिलीज ड्यू टू दिस मास इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइंडिंग एनर्जी। अब सुनो अगली बात। अब देखो ये जो मास डिफरेंस था इतना था, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब इसको एमईवी में कन्वर्ट करना है जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो ये एम इसलिए लग गया क्योंकि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया। और जूल वाली कोई भी एनर्जी होगी ना उसमें उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लग जाएगा उसके आगे? एम। और ईवी लगाना है तो इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर जूल में है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतने से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए एमईवी बन गया। ये जूल में था, जूल से एमईवी बनाने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे और इतने से डिवाइड करोगे और सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद आ गया इतना 28 एमईवी। तो उसने क्या बताया? अच्छा इसमें ना इस चैप्टर में एमईवी की टर्म्स में डिस्कस करते हैं, जूल की टर्म्स में डिस्कस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जूल में तो बार बार यार 10⁻⁻ कोई बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी। जूल की टर्म्स में सोचोगे तो ये तो 10⁻⁻19 की टर्म्स में आ जाएगा यार, ये तो 10⁻⁻19। तो हमें कोई नंबर चाहिए तो एमईवी की टर्म्स में डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में बार बार एमईवी बोलेंगे एनर्जी को, ठीक है ना। जैसे कि एक चैप्टर हीट एंड थर्मो के अंदर बार बार, जैसे कैलोरीमेट्री एक चैप्टर था, अब तो हटा दिया नीट के अंदर से, तो उसमें क्या बोलते थे हम लोग? उसमें बार बार कैलोरी बोलते थे। हीट एंड थर्मो में अभी भी कैलोरी बोलते हैं, ठीक है ना। और जूल, कई जगह जूल यूज होता है मैकेनिक्स में, और यहाँ पे यूज हो रहा है एमईवी यूज होता है बार बार। अब सुनो 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी की मेजरमेंट करनी हो तो बताइए एनर्जी की यूनिट कौन सी यूज करते हैं? KWH, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है। तो एनर्जी की बहुत सारी यूनिट होती हैं, वो जगह के हिसाब से यूज होंगी, ठीक है। अब सुनो 28 एमईवी। अब देखो सुनो क्या होता है कि जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को आपस में मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती है बताइए? 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब किसी एक की वजह से कितनी रिलीज हुई? चारों की वजह से हुई है। तो ये जो 28 रिलीज हुई है किसकी वजह से हुई? चारों की वजह से। किसी एक की वजह से कितनी होगी बताइए? डिवाइड बाय 4, तो 7 पॉइंट, यानी 7 एमईवी आ गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास? 7। मतलब क्या हुआ है कि जब वो चारों कंबाइन हुए, सबने अपना मास थोड़ा कम कर लिया, और वो जो मास कम हुआ ना किसी एक का, उसके बदले में कितनी एनर्जी बनी? 7। और दूसरे वाले का मास कम हुआ, उसकी वजह से भी कितनी बनी? 7। तीसरे वाले की वजह से 7, चौथे वाले की 7, तो टोटल 28 एमईवी बाहर निकल गई, वो ब्लास्ट हुआ, 28 एमईवी एटमॉस्फेयर में चली गई। अब समझ में आया आपको? यस, किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो इस बात में, इस टॉपिक में कोई शक हो किसी को? वैसे कन्फ्यूजन तभी भी होंगे मेरे ख्याल से आपको, ना समझ में कितनों का गया? वैसे क्लियर है जिनको? अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, अभी अगली एक स्लाइड है नाइट्रोजन को लेके, अभी समझाऊंगा मैं आपको। पहले तो ये देख लो, अभी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू समझाऊंगा, ये नाइट्रोजन के थ्रू समझाऊंगा मैंने उसके बाद नाइट्रोजन का बनाया, ठीक है ना। हाँ जी, ये चारों इक्वली मास चारों का बराबर मास कम हो जाएगा, बराबर ही होगा, मतलब एक का ज्यादा एक्स्ट्रा बनेगा, हल्का फुल्का फर्क हो, चारों का बराबर मान लो, समझने हमारे कोर्स में तो बराबर ही है हर जगह, ठीक है ना। आप पता नहीं कि हायर स्टडीज में होगा, अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे ना अपने इसमें, तो चारों का बराबर ही होगा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए, लेकिन वो शायद हायर स्टडीज में मिल भी जाएगा अलग अलग कैसे क्या है, बहुत डिटेल, वो तो सर्च रिसर्च हो जाएगी पूरी। अभी ना हमारे कोर्स के हिसाब से बराबर लेके चलना पड़ेगा आपको, हर जगह मैंने हज़ारों क्वेश्चन सोल्व किए, सब में बराबर ही है। समझ आ गई बात आपको? अब सुनो, अब देखिए आप, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मास डिफेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है ना। देखो जो कैलकुलेटेड मास होता है और जो मेजर्ड मास होता है उनके बीच में डिफरेंस, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिक्स कर दो और एक मास ऑफ न्यूक्लियस देख लो, जो वो बनने के बाद उनका जो डिफरेंस है उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। आपको समझ आता है ना मास डिफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मास डिफेक्ट निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे बताइए आप? कोई स्टूडेंट बताएगा नाइट्रोजन का मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा बताना उससे, ठीक है। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है नीचे से, मतलब खुद तो जवाब देना नहीं, जो जवाब दे रहा है उसको भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी। हाँ जी बोलो, क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन उसमें 7 होते हैं, तो 7 प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर दो एक प्रोटॉन के मास से, 1.6726 इंटू 10⁻27 के जैसे, ठीक है। अब ऐड करना पड़ेगा जितने न्यूट्रॉन उनके मास के साथ मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल। उससे क्या आएगा? अब ये करने के बाद क्या आएगा? बिल्कुल। किसने ये बताया कि नाइट्रोजन का कैलकुलेटेड मास कैसे निकलेगा? नाइट्रोजन कैलकुलेटेड मास तो सिंपल सी बात है, एक इंडिपेंडेंट प्रोटॉन का मास ले लो, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन का मास ले लो,
इंडिपेंडेंट का मतलब वो जुड़ा नहीं हुआ, किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है फिलहाल, न्यूक्लियस के अंदर रहते हुए उसका मास अलग होता है, जब वो बाहर होता है तो उसका मास अलग होता है, ठीक है ना, वो अलग है, इंडिपेंडेंट है। तो 7 न्यूट्रॉन का मास देख लो, 7 प्रोटॉन का, सबको इकट्ठा कर दो, टोटल मास को, टोटल मास जो भी आया उसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड मास। और मेजर्ड मास कौन सा होगा, बिल्कुल एक नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका जो मास मेजर करके देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो मेजर्ड मास। और मेजर्ड मास हमेशा ही कैलकुलेटेड मास से कम होगा, हर हालत में कम होएगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो तो उस मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी हो तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने नाइट्रोजन में, 14 है। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन बोलते हैं और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोलते हैं, दोनों के लिए कॉमन नेम है न्यूक्लियन। अगर मैं आपको न्यूक्लियन बोल लूँ तो आप समझ जाना कि मैंने मतलब या तो प्रोटॉन की बात हो रही है या फिर न्यूट्रॉन, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, ये नहीं पता किसकी बात हो रही है। समझ आ गई बात आपको। तो टोटल 14 न्यूक्लियंस हैं, तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी डिवाइड बाय 14 कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। ये चीज़ मैं कंपटीशन की नहीं पढ़ा रहा, बोर्ड में आता है ये सब कुछ, बोर्ड और कंपटीशन सेम है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर का, कोई अलग बात नहीं है उसके अंदर। कंपटीशन में किसी को ये लगे कि सर ने तो कहा था कि CBSE बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, पता नहीं क्या पढ़ाना शुरू कर दिया। CBSE बोर्ड के टीचर भी यही पढ़ाते हैं, स्कूलों में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब सुन लो बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी बताइए क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियंस एंड प्लेस देम एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब क्या है इसको सुन आप, हीलियम न्यूक्लियस आपके पास, हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, हीलियम न्यूक्लियस ले लो, उसको कितनी एनर्जी दें उस हीलियम न्यूक्लियस को कि चारों अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपस में मिलेंगे और मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे, दोनों मिलेंगे चारों, और जब हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एनर्जी रिलीज होगी एक्चुअल में उसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और उनको चारों को अलग अलग करने के लिए जो रिलीज हुई थी जितनी उतनी ही देनी पड़ेगी, और उतनी देने के बाद वो चारों अलग अलग हो जाएंगे। आगे बात समझ में आपको। अब सुन लो अगली बात। अब सुनो, एक होता है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा सुनो आप, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना वो हैवी न्यूक्लियस के लिए कितनी होती है, 2.23, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई। और यूरेनियम के लिए कितनी होती है, 1800। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है ना, जरूरत पड़ जाती है इसकी कई बार। एक होती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना है बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब सुन लो एक अगला एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन ने अगला एक्सपेरिमेंट किया नाइट्रोजन के ऊपर। उसने क्या किया, 7 तो प्रोटॉन ले लिए, 7, ये 7 काउंट कर लो आप, और न्यूट्रॉन भी कितने ले लिए, 7 न्यूट्रॉन ले लिए। एक प्रोटॉन का मास तो इतना ही है और एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, आपको बताइए। और मेजर्ड मास कितना था नाइट्रोजन का, इतना, ठीक है, मेजर्ड मास इतना है, मतलब उसको तोल के देखोगे नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को तो इतना आएगा। और एक प्रोटॉन का मास इतना है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, ठीक है। अब सुनो, उसने क्या किया, कैलकुलेशन करी। अब देखिए कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन अपने आप से कर करके देखना, आपको दिमाग में ज़्यादा सेट होएगा, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज़ मैंने नेट पे अलग अलग साइट से ली, मतलब जो है ना कहीं, मतलब मेरी वैल्यूज़ में कोई गड़बड़, आप इसमें गलती नहीं निकाल सकते एक्चुअल में, जो मैंने सब कुछ कर रखा है इसमें कहीं हल्की सी भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखी, कहीं हल्का सा भी फर्क ना आ जाए इन वैल्यूज़ के अंदर। अब देखो 7 प्रोटॉन्स का मास तो इतना है, 7 न्यूट्रॉन्स का मास इतना है, तो 7 प्रोटॉन्स का मास हो गया इतना, इनको मल्टीप्लाई किया तो, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया 7 न्यूट्रॉन्स का मास, और टोटल कैलकुलेटेड मास इतना आना चाहिए था। ये कैलकुलेटेड मास है, ये मेजर्ड मास है। कैलकुलेटेड क्या है बताइए, मेजर्ड से ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मेजर्ड से क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा ही आती है हमेशा। तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का वो क्या है यहाँ पे, मास डिफेक्ट, और उसको c² से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगी, बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस लेने के बाद ये मास डिफेक्ट आ गया जी, और इस मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई कर दो और उसको MEV में कन्वर्ट कर लो। फिर MEV में करते हैं कन्वर्ट। अच्छा एक बात बताओ, जूल को MEV में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻6 से तो मल्टीप्लाई कर दो, और 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो जूल MEV में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे करके दिखाया गया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये तो आ गया मास डिफेक्ट kg की टर्म्स में, kg की टर्म्स में आ गया जी। अब इसको 3 × 10⁻⁸ से c² से मल्टीप्लाई कीजिए, जूल में आ गई ये वाली वैल्यू।
अब जूल से एमईवी बनाने के लिए देखो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया और 1.6 × 10⁻⁻⁹ से डिवाइड कर दिया तो 104.5 एमईवी आ गया। ठीक है, ये थी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। नाइट्रोजन की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 104.5। और ये बताइए पर न्यूक्लियन निकालनी हो, मतलब किसी एक की वजह से कितनी रिलीज हुई है, किसी एक की वजह से, तो कैसे निकालोगे किसी एक की वजह से कितनी रिलीज हुई है, तो बताइए आप डिवाइड बाय में 14, डिवाइड बाय 14 करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला 7.4 आती है इसकी लगभग। समझ में आया कि नहीं आया बताओ आप? बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? ये वाली कहानी यहाँ तक की कितनों को समझ में आ गई? ठीक है, गुड। अब अगली कहानी सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको? बोरिंग तो नहीं लग रहा? कंटिन्यू रखूं या क्लास फ्री कर दूं? अरे कौन क्या बोल रहा है? मैंने क्या फ्री कर दूं? यार ये एक आधे बच्चे जो है ना, अभी भुगतो यार, इतनी दूर से आए हो तो 45 मिनट और। देखो ध्यान से सुनो आप, देखिए आप, एक प्रॉब्लम और थी, अब ध्यान से समझना कहानी को। आइंस्टाइन को एक प्रॉब्लम नजर आई है। आइंस्टाइन ने जब लोगों को बोला कि भी प्रोटॉन का मास बताओ, लोगों ने बोला 1.6726 × 10⁻⁻⁻27 10⁻⁻27 लगाया। न्यूट्रॉन का मास 1.6749 × 10⁻⁻27 फिर से लगा दिया। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस का मास 6.644 × 10⁻⁻27 और वो भी केजी बाद में। उसने कहा यार तुम ना ये बार बार 10⁻⁻27 10⁻⁻27 बोल बोल के यार कानों में दर्द हो गया। एक तो कुछ ऐसा करो 10⁻⁻27 हट जाए, मैं इससे दुखी आ चुका हूँ। ये 10⁻⁻27 को हटाओ, जब भी आगे से हमारा डिस्कशन होगा उसमें 10⁻⁻27 नहीं बोलोगे तुम लोग, तो सर क्या करें फिर? क्या बोलें आगे? फिर केजी यूनिट क्या बोलेंगे फिर अगर 10⁻⁻27 नहीं बोला तो? अब उसने तरीका निकाला, उसका एक तरीका क्या निकाला उसने एक नई यूनिट डिफाइन की। उसने कहा कि मैं एक नई यूनिट बना रहा हूँ और ये वाली नई यूनिट सारे मानेंगे इसको, एक ऐसी यूनिट है सारी दुनिया मानने वाली है इसको अब। ठीक है ना, क्या यूनिट है वो बताता हूँ मैं आपको। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये वाली वैल्यू जो है, कहाँ गई वो, ये वाली वैल्यू 1.6605 × 10⁻⁻27 kg, इस वाली वैल्यू को 1 AMU बोल दो। क्या बोल दो इस वाली वैल्यू को? 1 AMU बोल दो। तो जी फिर इसको 1 AMU बोलने का फायदा क्या है? इस वाली वैल्यू को बोल देंगे। तो इसी वैल्यू को क्यों बोला आपने 1 AMU? क्वेश्चन आता माइंड में। उसने कहा कि ये वाली वैल्यू प्रोटॉन के मास के बिल्कुल आसपास है, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना है 1.26 × 10⁻⁻, लगभग आसपास है, और न्यूट्रॉन के मास के भी आसपास है ये। तो मैं प्रोटॉन का मास भी आगे से लगभग 1 AMU बोल दूंगा, हालांकि 1 AMU होता नहीं है, लगभग बोल देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू लगभग एक जैसी है। और ऐसे ही न्यूट्रॉन के मास को भी आगे से हम 1 AMU बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं उसको। अरे उन्होंने कहा इसी को क्यों बोला 1 AMU? उन्होंने कहा कि दुनिया में जो मोस्ट अबंडेंट जो मटेरियल है, एलिमेंट है, वो कार्बन है, और कार्बन हर जगह पाया जाता है, हर देश में, हर जगह, हर गली मोहल्ले, हर जगह हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है कार्बन। कार्बन का एक एटम ले लो, कार्बन का एटम ले लिया एक, कार्बन का एटम बहुत इजीली मिल सकता है, कहीं मिल जाएगा आपको। अब वो जो कार्बन के एटम के ना 12वां हिस्सा कर लो, उसका एटम का करना है, न्यूक्लियस का नहीं। न्यूक्लियस तो मिलेगा ही नहीं, न्यूक्लियस के तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। कार्बन का जो न्यूक्लियस थोड़ा मिलेगा कहीं पे। मैं कहूँ कार्बन का न्यूक्लियस आप ढूंढ के ले आओ, कहाँ से ले आओगे कार्बन का न्यूक्लियस? आपको पहले एटम ढूंढना पड़ेगा, एटम लोगे पहले तो, और एटम के 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे तो न्यूक्लियस तो नहीं मिलने वाला, एटम मिल जाएगा। उसने कहा कार्बन एटम ले लो, और कार्बन एटम का जो 1/12 पार्ट है उसकी वैल्यू लगभग इतनी आती है, लगभग इतनी आती है, और ये वाली वैल्यू लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। इसलिए इस वाली वैल्यू को ही उसने 1 AMU बोल दिया। उसने कहा आगे से प्रोटॉन का मास वैसे होता है, उसको ना AMU को स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म में U लिखते हैं। AMU बोल दो चाहे U बोल दो, एक ही मतलब है। चाहे AMU बोल दो चाहे U बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। उसने क्या कहा कि जो प्रोटॉन का मास है रियलिटी में इतना होता है, तो कितना AMU होना चाहिए? उसका मास 1.007276 AMU होना चाहिए रियलिटी में। तो एग्जैक्ट 1 AMU नहीं होता, लेकिन लगभग क्या बोल देंगे उसका, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। ठीक है, जब बोलना होता है अप्रोक्सीमेटली, जहाँ चल रहा हो वहाँ बोल दो, और जहाँ नहीं चल रहा, जहाँ बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट का डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ तो पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी ये वाली, फिर नहीं चलेगा। अगर जहाँ बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट का जिक्र हो रहा है वहाँ लगभग थोड़ा चलेगा, वहाँ तो एग्जैक्ट लेना पड़ेगा आपको। और न्यूट्रॉन का भी मास इतना होता है,
और ये होता है 1.008665 AMU होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं हम इसको 1 AMU। अल्फा पार्टिकल बताइए 4 AMU हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का। हीलियम के न्यूक्लियस को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा लगभग 4 AMU लगभग होते हैं ये। तो बोलने में आसानी होगी, उसने कहा बोलने में देखो कितनी आसानी हो रही है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं 7 और कितने न्यूट्रॉन होते हैं 7, 14 हो गया। तो उसका मास लगभग क्या बोल सकते हो आप, लगभग 14 AMU। लेकिन 14 AMU एग्जैक्ट नहीं होता, 14 AMU लगभग बोल देते हैं। बात समझ आ गई आपको? ये यूनिट उसने सही ढूंढ ली, क्योंकि मैंने बार बार वो 10⁻⁻27 का चक्कर खत्म हो गया। जब भी अप्रोक्सीमेटली होना हो तो बोलना हो तो 2 AMU 5 AMU 15 AMU ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। समझ आ रही है बात आपको? जैसे किलो, किलो ऐसा यूनिट क्यों रखी गई है? क्योंकि ना यार ये जनरल वे में बार बार बहुत यूज होती है किलो। तो जैसे आपको गाजर मूली लेने हैं, सब्जी खरीदनी है आपको घर में, 1 किलो आलू 5 किलो आलू ऐसे खरीदते होंगे ना। अगर मान लो ऐसा यूनिट ग्राम रख देते, ग्राम रख देते, ज़्यादातर मान लो ग्राम यूज करते हैं, तो बार बार सब्जी वालों को क्या बोलते हैं आप? 1000 ग्राम। ठीक है, मान लो 1.25 किलो होता, 1250 ग्राम। कन्फ्यूजन आता है ना, मजा नहीं आता ना यार, 1.25 किलो बोलने में मजा आता है। ठीक है, 1 AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम लिखा हुआ है यहाँ पे, ना कि न्यूक्लियस। अच्छा, अब सुनो एक और बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 AMU मास को खत्म कर दिया जाए तो उसके बदले में कितनी एनर्जी बनेगी? ये रिजल्ट याद करना है। ये बॉक्स लगने का मतलब है कि ये रिजल्ट आपको याद करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होगा। अगर 1 AMU मास को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी बनेगी उसके बदले में? कैसे निकालोगे? सुनो आप, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? ये वाली याद कर लो, 1.6605। ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज एक बार याद तो करनी पड़ेंगी आपको, यूज भी हो सकती है ना भी यूज हो, लेकिन आपको आसान लगना पड़ेगा। 1.6605 ये वाली वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आ सकता है, ऐसा वैल्यू नहीं देता, कई बार ऐसा हो जाता है। तो 1.6605 × 10⁻⁻27 ये 1 AMU की वैल्यू होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं C स्क्वायर से, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किस में कन्वर्ट किया? ये तो जूल में आएगा, इसे किस में आएगा? लेकिन हमारा डिस्कशन हमेशा किस में होता है इस चैप्टर के अंदर? MEV में। मास कोशिश करते हैं AMU में लेने की, और एनर्जी कोशिश करते हैं किस में लेने की? MEV में। क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको MEV मिलने वाला है, ठीक है ना। आंसर में जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे MEV मिलने वाला है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा यूनिट भले ही जूल होती हो तो भी। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने वाला है, MEV नहीं मिलता उसमें। उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है सारी की सारी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। इसमें MEV मिलने वाला है। इसको जब आप इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इतने से डिवाइड कर दिया, 16 होने के बाद ये आता है जी। तो 1 AMU मास को अगर खत्म कर दिया जाए, मतलब 1 AMU मास को खत्म करने का मतलब क्या समझे? एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन को अगर खत्म कर दिया जाए तो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU होता है, उसको खत्म करके एनर्जी बनाई जाए तो इतनी एनर्जी बनती है। ये एग्जाम्स में आता है कई बार, बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटिशन में भी, और ये उस टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पेपर में, बोर्ड में आएगा तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, और कॉम्पिटिशन में आएगा तो डायरेक्ट टिक मार्क कर देना 931.5 पे। आगे बात समझ में? अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक नाइट्रोजन का एटम खत्म कर दिया, लगभग कितनी एनर्जी बनेगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, MEV में ऑप्शन है, क्या करोगे बताइए आप? इसी को 14 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 14 से मल्टीप्लाई कर तो बात खत्म। इसको सोल्व आसानी से हो जाएगा। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको याद कर लेने से, उनको याद कर लेने से बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। टीचर्स बोलते नहीं याद कर लो, क्योंकि बच्चे के मन में फिर ये जाता है कि टीचर तो रट्टा मरवा रहा है, लेकिन पेपर देने वाले को पता लगता है क्या याद करना था क्या नहीं करना। टीचर को नहीं पता लगता, उसको पेपर नहीं देना, ठीक है। हम भी स्टूडेंट थे, हमें पता होता है ये बात याद कर ली होती तो ज़्यादा फायदा था। तो कुछ चीज़ें समझ लो, मैं नहीं कह रहा सीधा रट्टा मारो, समझ के याद कर लो यार। और जहाँ इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, हज़ारों रिजल्ट याद करने पड़ते हैं, वहाँ 50-100 रिजल्ट और सही, ठीक है ना। तो ये वाला रिजल्ट आप याद कर लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पहले से भी आता होगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ रिजल्ट्स ऐसे याद कराऊंगा जो कोई टीचर याद नहीं कराता, ना बच्चे याद करते। जब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अब याद ही नहीं मिलेंगे, कन्फर्म है। किसी को आता है तो जिनको आता है, मैं कुछ रिजल्ट पूछूंगा, नहीं बताएंगे, और वो रिजल्ट अगर आपने याद कर लिए तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन 15-15 सेकंडों में सोल्व होंगे। कुछ 20 एक रिजल्ट होंगे, वो अगर आपने याद कर लिए, आपको सर मतलब कमाल हो गया। क्वेश्चन बहुत ही फास्ट सोल्व हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी हो रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वो रिजल्ट्स में समझाऊंगा भी कैसे आए और उनको याद भी करवाएंगे आपको, ठीक है। अब सुनो अगली बात, अब सुनो, यही वाला डिस्कशन किसकी टर्म्स में? अब AMU के टर्म्स में। ये जो बुक्स में दिया हुआ है
बुक्स में दिया हुआ है AMU के टर्म्स में, किसी किसी किताब में, लगभग किताबों में दे ही नहीं रखा है डिस्कशन, जिनमें दे रखा है AMU के टर्म्स में। मैंने अभी KG की टर्म्स में किया था, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं AMU की टर्म्स में। सुन आप, ये 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। एक प्रोटॉन का मास इतना AMU होता है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, और हीलियम न्यूक्लियस का मास इतना होता है। ठीक है जी, समझ में आ रही है ना ये वाली बात? पहले मैंने किस में लिखा था ये KG में, अब किस में लिखा ये AMU में। ठीक है, कैलकुलेटेड मास, अब वही हाइड्रोजन वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा हो रहा है, सेम उसी तरीके से वही चीज है, बस मैंने सारी यूनिट्स बदल दी अब। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटेड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन का मास, 2 न्यूट्रॉन्स का मास, टोटल मिला के कितना हो जाएगा बताइए? कैलकुलेटेड मास इतना, मेजर्ड मास इतना होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये तो कैलकुलेटेड है, ये वाला क्या है यहाँ पे मेजर्ड है। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस की देखो, कैलकुलेटेड तो इतना आ गया, ये कैलकुलेटेड है, और ये वाला क्या बताइए? मेजर्ड है। कैलकुलेटेड ज्यादा है मेजर्ड से, इनका डिफरेंस लिया कितना आ गया? अब ये इतने AMU आ गया डिफरेंस। इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूं बताओ? C² से मल्टीप्लाई थोड़ा ना करेंगे यार, इसको C² से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये किलोग्राम में होता ना, सुनो ध्यान से, ये किलोग्राम में होता ना और एनर्जी बनानी पड़ती इसके बदले में, तो C² से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मास है, मास डिफरेंस AMU के टर्म्स में, इससे एनर्जी बनानी है तो बिल्कुल 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि 1 AMU को खत्म करने के बाद एनर्जी कितनी बनती है? 931.5। तो इतना मास खत्म करने के बाद कितनी एनर्जी बनेगी? इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मैंने क्यों करके दिखाया आपको? क्योंकि बोर्ड में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो ज्यादातर इवन कंपटीशन के अंदर, वो AMU के टर्म्स में आ रहे हैं। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन करवा देगा आपकी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वहां करनी पड़ जाती है और AMU के टर्म्स में आ जाता है। डिस्कशन क्वेश्चन इसके बन जाते हैं ना, तो मैं किलोग्राम कॉन्सेप्ट मैंने समझाई दिया था, मैं अट जाता, लेकिन ये AMU के टर्म्स में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है इसका। और बाय द वे किलोग्राम के टर्म्स में आ जाए तो कैसे करेंगे वो मैं बता चुका हूं आपको। अब सुन लो अगली बात, अब नाइट्रोजन का केस है। एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, मेजर्ड मास ऑफ नाइट्रोजन इतना होता है, ये सबको पता है। अब सुन लो, कैलकुलेटेड मास कितना हो जाएगा बताइए नाइट्रोजन का? AMU के टर्म्स में निकालना है, तो ये जो कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके इतना आ गया जी, और मेजर्ड मास इतना हो गया जी। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, ये कैलकुलेटेड मास था, ये वाला मेजर्ड मास था, इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आ गया आपके पास इतना। अब देखिए मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको। अब मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 931.5 से, उसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा आपके पास। सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया इतना, आ गया इतना आंसर। ये इसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। देखो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मल्टीप्लाई करते ये क्या आ गया आपके पास? बाइंडिंग एनर्जी। हमें निकालना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकलेगी? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियंस। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने यहाँ पे? 14। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया आपने? 14। लगभग 7.4 आता है, ये आता तो 7.22 है, बुक्स में ये लिख रखा है, अब यही मानना पड़ेगा आपको, क्या इलाज है। ठीक, आता 7.22 ही है, मैंने बहुत हजारों बार करके देखा, हर जगह से वो किया, 7.22 ही आता है ये। कुछ भी कर लो, कोई 7.4 निकाल के दिखा दे मुझे, नहीं निकलता 7.4। लेकिन बच्चों को 7.4 याद करवाया जाता है, क्या करें, याद करना पड़ेगा अब ये वाला, यही लिख के आओगे क्योंकि एग्जामिनर को यही याद होता है। ठीक है ना, मैंने 7.4 निकालने की बहुत कोशिश की, निकल जाए कैसे न कैसे करके। अब जबरदस्ती मैं कुछ यहाँ कैलकुलेशन खराब करके तो कर सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसे फायदा नहीं है ना, आता 7.22 ही है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो क्या होता है ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है। इसको एक बार देखो आप, 1 मिनट में भी कंटिन्यू करते हैं। इस साइड हो, थोड़ा सा इस साइड हो। एक बोतल में पानी दे दो, क्या करो, पहले तो एक बोतल में भी दे दो और फिर इसमें गर्म करके भी दे दो, पहले बोतल में दे दो। मुझे पता था तुम उठ के चल पड़ोगे, तुम्हें प्यास लगी है बस अकेले। हाँ जी, ऊपर ध्यान दे, सुनो भाई, कोई बात नहीं, भुगतो अभी थोड़ी देर और भुगतो। हाँ जी सुनो ध्यान से अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये ग्राफ क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है? हाँ जी सुनिए आप इसको,
देखिए आप, आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने यह बताया कि कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है वो इस बात से नहीं पता लगता कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो इस बात से पता लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली थी पहले हाइड्रोजन की, कितनी आई थी, ध्यान है किसी को? 7 आई थी, गुड, 7 आई थी। टोटल आई थी बाइंडिंग एनर्जी 28 डिवाइड बाय 4 किया था, 7 MeV आया था ना 7 MeV। और नाइट्रोजन की टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई थी एक, उसको डिवाइडेड बाय 14 किया था, तो पर न्यूक्लियन कितनी आई थी? 7.4। मतलब एक न्यूक्लियन की वजह से 7.4 की एनर्जी रिलीज होती है। तो ज़्यादा स्टेबल पता है कौन सा? नाइट्रोजन ही ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा, वही उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब क्या है? वहाँ पे अपने आप वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। स्टेबल का मतलब क्या है कि वो अपने मतलब इतना आसान नहीं होगा उसको तोड़ना, स्टेबल ज़्यादा है वो। अब सुनो, आइंस्टाइन ने पता क्या किया, सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल ली, जितने भी एलिमेंट थे उस टाइम 105 होते थे, नहीं 95 होते थे आइंस्टाइन के टाइम में, सिर्फ 95 एलिमेंट होते थे, हम पढ़ते थे 105। आप कितने पढ़ रहे हो अभी? 118 ना। तो इसके अंदर जो है ना, इसमें उस टाइम होती थी 95, उसने सारे सभी की, और ये बात के हिसाब से बनाई हुई है 240 तक। इसने क्या किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, सभी की निकाली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ तो लिखा उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस एक्सिस के ऊपर, तो ये वाई एक्सिस है, यहाँ तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और यहाँ मास नंबर है, इधर क्या बताइए? मास नंबर। और उसने इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऐसे। वो ग्राफ जो सबको पहले लिखा, ये वाला मास नंबर है, तो जैसे मास नंबर 10 है तो बाइंडिंग एनर्जी ये वाली होगी, मास नंबर 20 है तो बाइंडिंग एनर्जी ये होगी, मास नंबर 30 है तो बाइंडिंग एनर्जी ये, 31 है तो ये, 42 है तो ये, 55 है तो ये। मतलब उसने यहाँ पे डॉट 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 बना दिए बहुत सारे कि इस मास नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। उसके बहुत सारे डॉट डॉट बनाए, उन सारी डॉट्स को आपस में मिला दिया, उस डॉट्स को मिलाने के बाद ये वाली कर्व ऑटोमेटिक जनरेट होगी। आगे बात समझ में? ये कर्व किस तरीके से ड्रॉ हुई है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन थी, कोई फंक्शन था, उसको देख के उसकी इक्वेशन ड्रॉ हुई, ऐसा नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ हुई है कर्व। इसके लिए पता नहीं कितने साल लगे होंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि हर एक की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को आपस में मिला के देखना टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी निकाल ली, फिर अगले एलिमेंट की निकाल, नाइट्रोजन की जैसे मैंने निकाल के बताई, फिर अगले एलिमेंट की, सबकी निकाल ली इस तरीके से, और सबकी निकाल के ये 240 नंबर तक, 240 बार एक्सपेरिमेंट होगा ये, और 240 बार एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे 240 डॉट बनेंगे यहाँ पे, और उन 240 डॉट को जब आपस में मिलाया तो ये वाली कर्व बनी। तो सोचो एक कर्व बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, ठीक है ना। ये कितना मुश्किल रहा होगा ये कर्व बनाना, हमने तो बस देख ली कर्व ऐसी है, ठीक है। अब सुनो, ये वाली जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, क्या आते हैं वो सुन लो आप। इस कर्व के ऊपर बेस क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम के अंदर? ये कर्व है, इस कर्व की खास बात, द कर्व हैज ऑलमोस्ट ए फ्लैट। इस कर्व के बारे में आपको 4 बातें याद करनी है। बोर्ड्स एंड कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कर्व, ये कर्व दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ जी सुनो, द कर्व हैज ऑलमोस्ट ए फ्लैट पार्ट रफली फ्रॉम a इक्वल टू 50 टू a इक्वल टू 80। 50 से लेकर 80 तक लगभग फ्लैट है, corresponding to an average binding energy per nucleon about 8.5 MeV. So the nuclei having the mass number between 50 and 80 are more stable. Iron, this is 56 having binding energy per nucleon 8.8 has the maximum stable. Is maximum stable मतलब समझाता हूँ मैं इसका क्या है। इसका मतलब ये है, सुनो, ये 50 है यहाँ पे और ये 80 है यहाँ पे। 50 के ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट है और 80 के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे लगभग ये फ्लैट पार्ट है, लगभग सीधी सीधी लाइन है ये लगभग सीधी सीधी लाइन है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग सबकी सेम है, 51, 52, 53, 54, 55 सबकी जितने भी हैं ये 50 से लेकर 80 के बीच में। कोई ये कहते हैं 60 और 70, एक है मास नंबर, एक 2 एलिमेंट है, एक का मास नंबर है 60 और एक का मास नंबर क्या है 70, दोनों का मास एक का 60 और एक का 70 है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग क्या है दोनों की
सेम है लगभग दोनों की। और कितनी कितनी है? 8.5। कितनी कितनी है? ये बात याद कर लो, ये बात याद होगी बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। क्या याद हुआ है? मास नंबर 50 से लेकर मास नंबर 80 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी वो सेम है। और लगभग कितनी है वो? 8.5 है। याद होगी ये वाली बात? क्या याद हुआ बताना एक बार। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो 50 to 80 एलिमेंट हैं उनकी 8.5 है। बिल्कुल लगभग सबकी सेम है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है आयरन। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा आती है। पता है कितनी आती है? 8.8 सबसे ज़्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। 8.8 है आयरन की। देखो इसके अंदर आयरन की 8.8 है। आयरन की कितनी है? 8. याद होगी आपको ये बात? बस यही बात याद कराई थी पहली। तो मैंने कहा था 4 बातें हैं। एक तो पहली बात तो ये होगी, ये देखो 8.8 कहाँ गई वो, ये कहाँ गई ये 8 अब सुनो दूसरी बात। अब दूसरी बात सुन लो। न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर above 80, the average binding energy per nucleon decreases and slowly drops to almost 7.6 MeV for the uranium. This lower value of the binding energy per nucleon fails to overcome the Coulombian repulsion among the protons in nuclei having the larger number of protons. That is why the nuclei of the heavier atoms beyond bismuth are radioactive. इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं आपको। सुन आप, इसका मतलब क्या? इसने क्या बोला सुन आप, 80 के बाद, ये 80 हो गया, 80 के बाद कर्व जा रही है नीचे, 80 के बाद कर्व नीचे जा रही है। मतलब क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी घटेगी वो उतना ही ज्यादा कम अनस्टेबल, उतना ही कम स्टेबल होता चला जाएगा। एक कोलंबियन रिपल्शन एक वर्ड आया था, इसका मतलब क्या है? कोलंबियन रिपल्शन होता है कि जैसे कि आप यूरेनियम की बात करो, यूरेनियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 92 प्रोटॉन्स है ना, और 148 न्यूट्रॉन्स होते हैं। याद कर लो आप, ये टोटल होता है 235। देखो यूरेनियम है 92 148, ये तो प्रोटॉन्स हैं, तो कितना बन जाएगा ये? यूरेनियम 238 है। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर बताइए? 92। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? 148। दोनों को ऐड करो ये बनेगा। ठीक है, ये बात याद भी कर लो आप, ये बार बार यूज होने वाला एलिमेंट है यूरेनियम। तो अब यूरेनियम में जब 92 प्रोटॉन्स है तो ये प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो जी, ठीक है बाय, मैं क्लास ले रहा हूँ। देखो इसके अंदर मैंने क्या बताया कि 92 प्रोटॉन्स हैं, वो प्रोटॉन्स क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे ना प्रोटॉन्स। अच्छा रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों कहा पर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा? क्योंकि वो बहुत नज़दीक है। कूलम्ब्स फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ क्या था? K/Q1 Q2 बाय R की वैल्यू जब बहुत कम कर दोगे तो यार फोर्स कितना ज़्यादा हो जाएगा। और वो प्रोटॉन इतने पास हैं एक दूसरे के 92, और वो सारे एक दूसरे के पास, तो एक दूसरे पे बैंकर वाला, कैसा बैंकर वाला रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब इतना तगड़ा रिपल्सिव फोर्स हो गया, ठीक है ना। और बाइंडिंग एनर्जी इतनी है नहीं उनकी, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, वो उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है उसका रीजन है ये। तो खैर अब सुनो, ये तो अब बस अभी फिलहाल आपको ये बात याद करनी है। सुनो आप ध्यान से, 80 के बाद जो कर्व है वो नीचे आएगी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो घटती चली जाएगी और स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। बस ये बात याद करनी है, ठीक है। क्या बात समझ में आई? सेकंड बात क्या समझ में आई? कौन बताएगा? आप बताओ क्या समझ में आई सेकंड बात? जो 80 के बाद एलिमेंट्स उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है, इसकी वजह से कम स्टेबल होते, ज़्यादा होती है तो कम स्टेबल हो जाता है। बिल्कुल 80 जिनका मास नंबर 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा क्या होना चाहिए? कौन सी चीज़? मास नंबर ज़्यादा होना चाहिए 80 ज़्यादा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाली जो कर्व है वो नीचे आएगी। समझ आ गया आपको यहाँ तक? ये चीज़ याद करनी है आपको साथ के साथ। अब सुन लो अगली बात सुनो। अब अगली बात क्या है? फॉर द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिलो 50, binding energy per nucleon decreases, and below 20 it decreases sharply. For example, for the heavy hydrogen it is only about 1.1. This shows that the nuclei having the mass number below 20 are comparatively less stable. सुन आप, इसने क्या बोला? इसने बोला कि 50 से लेकर 50 से इधर लेफ्ट में जाओगे आप, तो 50 से लेकर 20 के बीच में क्या होगा? कर्व नीचे आएगी।
50 से इधर जाना है, 50 से 20 की तरफ जाना है, 50 से 20 की तरफ जाओगे तो कर्व क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी। और 20 के बाद 20 से 0 की तरफ जाओगे, 20 से 1 की तरफ जाओगे, 0 तो होता ही नहीं, 20 से 2 की तरफ जाओगे तो कुछ ज़्यादा तेजी से कर्व नीचे आती है। मतलब 50 से इधर आने पे तो कर्व नीचे ही नीचे जाएगी, 50 से 20 भी नीचे आएगी, और 20 से और पीछे जाओगे तो और ज़्यादा नीचे तेजी जाएगी नीचे। समझ में आई आपको बात? लेकिन इसमें कोलम्बियन रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। उसमें 92 थे यूरेनियम में, इनमें 2 4 5 7 10 12 होंगे। ये 2 4 5 क्या कोलम्बियन इतना खास रिपल्शन लगाते नहीं, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने के बावजूद भी स्टेबल नहीं है। भले इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो लेकिन स्टेबिलिटी फिर भी इनकी ज़्यादा है क्योंकि कोलम्बियन रिपल्शन नहीं है इनमें इतना। अब सुनो, देखो एक बात बताइए, कोलम्बियन रिपल्शन समझ गए ना? अरे यार वो जो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे थे क्या Q1 Q2 बाय r² वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस फोर्स को तो बोलते हैं कोलम्बियन रिपल्शन। समझ में आ गया क्या होता है कोलम्बियन रिपल्शन? हाँ हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहे। अब सुनो, देखो आप एक बात बताइए, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक बात बताइए, इसको देख के क्या लग रहा है 1s2 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 1s2 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है? लगभग 1.1 होती है। क्या होती है लगभग? समझ में आ गई बात आपको? अच्छा एक बात बताओ, इसकी हीलियम की कितनी लग रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 7 है ना। अच्छा लिथियम की कितनी है? लगभग 5.5 है यार। लगभग कितनी है? 5.5 है ना लगभग, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, नाइट्रोजन की कितनी लग रही है? 7.4 मान लो, 7.5 मान लो, लगभग 7.4 लिखी थी हमने पहले, 7.4 ही होगी फिर, ठीक है। और कार्बन की कितनी लग रही है? 7. ऑक्सीजन की कितनी लग रही है? 8 है। और इसकी ये कौन सा फॉस्फोरस है क्या? फ्लोरीन है क्या? फॉस्फोरस है। एफ इसका सिंबल होता है, फ्लोरीन का होता है क्या? फॉस्फोरस का तो पी होता है ना। अब सुनो, फ्लोरीन की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 7. अरे चलो ठीक है, मैं समझ गया, आपको पता है। अब सुनो, 50 के बाद इधर जाओगे आप तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर जाने पे कम हो रही है, और 20 के बाद तो तेजी से कम हो रही है। बस इतनी बात इसके अंदर। एग्जाम में पता है क्या आता है बोर्ड में कई बार, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी आपको, 3 या 4 नंबर में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक जो कर्व वो फ्लैट होती है, या कहाँ से कहाँ तक घटेगी बढ़ेगी, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ये क्या देगा कि 10 से 20 के बीच में क्या 20 से 10 की तरफ जा रहे हो, 20 to 10 जा रहे हो, बताइए बाइंडिंग एनर्जी कर्व नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, फ्लैट रहेगी? नीचे आएगी उसके अंदर 20 to 10 तो, और 10 to 20 बढ़ेगी। हाँ जी, ये हल्का सा है, मतलब उसको छोड़ो आप, हल्का सा है ना, ये ओवरऑल पूछ रहा है, समझा? ओवरऑल बताना है। इतना ज़्यादा सोचोगे तो उसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से टिक मार्क करना पड़ेगा ना, तो बीच में अगर बोल देगा ऐसी बात तो फिर तो आप लिख दोगे, ठीक है। अब सुनो अगली बात, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की चौथी कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? बिलो a = 50 द कर्व डज नॉट फॉल कंटिन्यूअसली बट ऑल्सो सब्सिडियरी पीक्स। यार ये जो 3 है ना एलिमेंट, ये 3 खास कर ये वाले 3, इनको बोलते हैं, ये ना अपने आसपास वालों से ज़्यादा स्टेबल हैं, और इनको इवन न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इवन न्यूक्लियाई। क्यों बोलते हैं? कि इनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है। ये देखो, एटॉमिक नंबर इवन, मास नंबर इवन, एटॉमिक नंबर इवन, मास नंबर इवन, तीनों का एटॉमिक नंबर मास नंबर भी इवन है, और ये अपने आसपास वालों से ज़्यादा स्टेबल है। देखो कैसे, देखो 8 और 16 की बात हो रही है, ये ऑक्सीजन, इसके इधर वाला कौन सा है? इधर वाला पड़ोसी कौन सा है इसका? नाइट्रोजन। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है ना। इसके इधर वाला कौन सा है? ये फ्लोरीन, इसकी भी कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अड़ोसी पड़ोसी से ज़्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ ये? चलो ये बताओ, कार्बन बताइए, इधर वाला पड़ोसी कौन सा है इसका? नाइट्रोजन, और इधर वाला कौन सा है इसका? लिथियम। दोनों से ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है इसकी तो। अच्छा ये बताओ अब हीलियम के लिए बताओ आप, इधर वाला पड़ोसी है लिथियम, और इधर वाला कौन सा है इसका? दोनों से ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं है? अरे समझ में आ रही कि नहीं आया? जैसे मान लो आपका जो मकान है, इधर वाले आपका मकान है मान लो 5 मंजिल ऊंचा, इधर वाला मकान है 1.5 मंजिल, इधर वाला मकान है 2.5 मंजिल। आप उन दोनों से बताइए क्या हुआ? स्टेबल हुए कि नहीं हुए ज़्यादा? अरे मकान वाइज स्टेबल हुए ना, मकान वाइज देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं देख रहे। सुनो अब
एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि पंगा क्रिएट करते हैं। मेरे को मैं बताऊं बात, ये वाला क्वेश्चन इससे मिलते न जाने कितनी बार बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं और ये रियल में क्लियर नहीं होते बच्चों के। और अगर आप में से कोई बच्चा अभी बता देता है तो मैं मान जाऊँ उसको आती है ये न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो वो तो मैंने खैर समझा दिया, उसे पहले कर दे तो और भी बेटर था, अभी भी कर दोगे तो बेटर है। सुन आप, ये फिर आगे आंसर देखो इसके अंदर इस क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन है इससे पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है। एक काम करते हैं, ये 1 से 5 वाले मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, अगला आपको करके दिखाना है। वैसे भी अगर कोई स्टूडेंट ये क्लेम करता हो कि सर मुझे आते हैं, आप मेरी नॉलेज चेक कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रदर्शन करना है, कुछ तो कर सकते हो, आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। एक इज्जत तो बनती है यार उसके इसमें। यहाँ जो पढ़ा वो रहने दे, वो कहीं शाना बन जाए अभी। मुझे पता है चिल्ला चिल्ला के पीछे पढ़ पढ़ के ये कैसे आएगा बता बता के 20 बार तब सीखा हुआ है, ठीक है ना। और लिख भी रखें क्या वैल्यूज, 20 बार चिल्ला चिल्ला के पीछे पढ़ पढ़ के सुन सुन के तब आया हुआ है वो। ऐसा नहीं है कोई अलग से मतलब जो कुछ। हाँ जी, कोई और बताएगा तो मैं मानूंगा फिर उस केस में। ये वाला इसका आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा ये बता दो आप मुझे। एक ये बता दो भाई और एक ये बता दो, ये पहला और चौथा, फिर मैं सिखाऊंगा। आप बता दो सर, आप बढ़ा हाँ जी, अब ये बताओ कितने स्टूडेंट्स बता रहे हैं इसका आंसर। शाबाश। हाँ जी, यश नाम है ना आपका? वंश, एक ही बात है। हाँ वंश बताओ। कोई बात नहीं, वंश बताओ। पहले वाले केस में एब्जॉर्ब की कितनी अमाउंट? एरिया किसका देख रहे हो? बाकी मैं समझ गया, एरिया तो देखते ही नहीं यार, एरिया का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक, एरिया का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी सर आप बताओ। हाँ आप बता रहे थे ना अभी 360 एब्जॉर्ब या रिलीज? इसमें 360 एब्जॉर्ब होगी, 360 एब्जॉर्ब। इसमें बताओ 480 रिलीज, 120। इसका 120 रिलीज है। और कोई स्टूडेंट बता रहे हैं आंसर इनके? क्या आंसर आ रहे हैं वैसे? यही है, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। सुनो मैं समझाता हूँ इसको। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है ये वाला। अरे कोई बात नहीं, सुनो अब आप ये क्वेश्चन 15-15 सेकंडों में करने लगोगे। अब नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ठीक है ना। अरे नहीं आ रहे तभी तो आए हो ना यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 15-15 से 20-20 सेकंडों में होने लगेंगे वो। अगर आप नहीं समझ पाते तो मेरी गलती, आपकी नहीं है ना। आप सिर्फ ध्यान से समझो। 15 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ा दूं? हाँ जी सुनो, जिनका और रखा वो जा सकते हो, कोई जाना चाहे तो। जल्दी करो यार, ये ना तो मतलब इनको टेंशन रहेगी बहुत। और कोई? थैंक यू सर। तुम पहले चले जाते ना। नहीं माल, अरे चले जा, मैंने रोका थोड़ा था, रोका नहीं भाई, रोका नहीं। मैं ये कह रहा हूँ पहले चले जाते तो कैसा क्लास में और थोड़ा सा हो जाता। सुनो यार, पता है क्या इसके अंदर से जो है ना, एग्जाम के अंदर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बता नहीं पाए। ये इतना टॉपिक लंबा है, बाकी टॉपिक इतने लंबे नहीं है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स ये लंबा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा वैसे तो। और अभी आगे वाले टॉपिक्स में इतना कुछ सीखोगे, मैं इतनी सारी बातें याद करवा दूंगा आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें मैं याद कराऊंगा। सैचुरेशन करंट क्या चीज़ है, ये स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है, कैसे आई, कैसे, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद जो पेपर में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना।
सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी डेफिनेशन, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे सोल्व करना है। 4 क्लासेस के अंदर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट मिस करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, वो बहुत कुछ लॉस कर देगा, ठीक है ना। हाँ जी सुनो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये ऐसी कैसी बना दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपने पहले बनाई थी वैसी बनाओ पहले, तो गलत बना रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऐसी होती ही नहीं। मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सर आप कह रहे थे आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया 240 बार किया और वो 240 डॉट बनाए, उनको ज्वाइन करके बनाया था, तो वो मतलब ऐसे ही था क्या, ये कहाँ से बना दी, वही बनाओ, ये तो गलत है। बात सही है आपकी, ये गलत है। लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी ना आर्टिफिशियली बना दी कुछ भी, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। वो पूछ रहा है कि अगर ऐसी होती बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाली, वो नहीं होती, अगर काश अगर ऐसी होती तो अब बताओ, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। एक बार मानना है कि ये सही है, पेपर में ऐसे अपनी मर्जी से बना के देता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऐसी रियलिटी में नहीं होती, रियलिटी में तो वही होती है। अब जैसे कि एक अगले क्वेश्चन में देखो, ये इसमें प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका सेम, मैंने वैल्यूज बदली है बस। एक इसके अंदर देखो आप, ये वाली ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये वाली बना दी, ऐसी रियलिटी में होती ही नहीं, लेकिन बना दी इसने। और ये कह देगा कि अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। तो कैसे सोल्व करें, सुनो ध्यान से। अब अपनी मर्जी से बनाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलेगा। देखो करके दिखाता हूं मैं आपको, देख कैसे करेंगे इसको। ये वाई है, वाई का मतलब क्या हुआ बताइए, 60। सुना, जिसका मास नंबर 60 है, मास नंबर क्या है जिसका, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 10 MeV है। तो पूरे एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी टोटल, 60 इंटू 10 कितनी हो जाएगी, 600 आएगी ना। पूरे एक एटम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, 600 आएगी। अब ये कन्वर्ट हो गया, वाई टूट के 2Z बन गया, 2Z का मतलब 2 बन गए, 60 के 2 बन गए। देखो मास नंबर तो इधर का सेम ही होना चाहिए, इधर 60 है तो ये तो 2Z है, 2Z मतलब 30, 2Z का मतलब 30 के 2 बन गए। तो एक 30 वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 4, और दूसरे वाले की भी 4 है, तो 30 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 4, ये कितना आएगा बताइए यहाँ पे, 240। बाइंडिंग एनर्जी पहले कितनी थी, 600, और अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 240। अब सुनो ध्यान से, अब ये 60 एटम्स थे पहले, ये 60 न्यूक्लियॉन्स थे पहले, और इन 60 न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो कितनी थी, 600 थी, मतलब 600 रिलीज हो रखी है, मतलब 600 बाहर निकली हुई है एक प्रकार से। अब एक दूसरी सिचुएशन है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि बाहर कितनी निकली हुई है, 240, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है अभी, 240। पहले तो एक बार बताइए इनका डिफरेंस लो, कितना आएगा इनका डिफरेंस, हाँ जी, मतलब आपने 360 वापस दे दी उनको, पहले 600 निकली पड़ी थी उनकी, 600 MeV एनर्जी निकली हुई थी, और उनमें से मैंने अब कितनी दे दी वापस, 360 दे दी, इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली 360, और 360 इन्होंने ले ली, तो अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहेगी अब उनकी, देखो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती चली जाएगी अगर वो रिलीज करते चले जाएंगे। तो देखो अगर न्यूक्लियस है, अगर वो एनर्जी मान लो 100 जूल रिलीज कर दे, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 100, 50 और रिलीज कर दी, कितनी होगी बाइंडिंग एनर्जी, 100। जितनी वो रिलीज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी एनर्जी वो लेंगे एब्जॉर्ब करेंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी घटती चली जाएगी। आ रही है बात समझ में। आप ऐसे याद रखो, अगर बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, अगर वो जितनी एनर्जी रिलीज करता है कोई भी न्यूक्लियस, जितनी एनर्जी रिलीज करता है, क्या होता है उससे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा बताइए, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। ये बात समझ आ रही है आपको, मन मान रहे इस बात के लिए, क्या मान रहे वंश, बताना तुम क्या बोला मैंने अभी, ज्यादा होगी तो वो करेगा बाइंडिंग एनर्जी, कम होती जाएगी तो रिलीज हो जाएगी। हाँ जी, क्या बोला भाई मैंने, और कौन बताएगा क्या बोला मैंने, रिलीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बाइंडिंग एनर्जी जितनी रिलीज होगी, अब एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस ने 200 जूल रिलीज कर दी, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 200। पहले तो 0 थी, मतलब पहले वो जुड़ते ही 200 रिलीज कर दी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 200। थोड़ी देर बाद 100 रिलीज कर दी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, मतलब उनको अलग अलग करने के लिए 300 देनी पड़ेगी अब,
इसलिए बाइंडिंग एनर्जी 300 होगी। अब मान लो कि 150 और निकाल दी एनर्जी उन्होंने, 150 और निकल गई उसमें से, तो उनका मास और कम हो गया और एनर्जी रिलीज होगी। पहले कितनी रिलीज होगी थी 300, 150 और बाहर आ गई, 450 बाहर आ गई। अब उनको सबको अलग अलग करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 450। जितनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अब सुनो, हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, हमने कितने पार्ट डिस्कस कर लिए थे? 3। अभी फोर्थ पार्ट का डिस्कशन सुन लो ध्यान से। क्या देखो, फोर्थ पार्ट के अंदर मैंने क्या कहा था कि पहले तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी देखो, फिर इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी देखो। बाइंडिंग एनर्जी पहले की देखो, बाद की देखो, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी जो है पहले की देखो, बाद की देखो। जो बाइंडिंग एनर्जी ये देखो अगर घट गई कि बढ़ गई, अगर बढ़ जाए बाइंडिंग एनर्जी तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, और घट जाए तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। पहले बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी बताइए? डब्ल्यू की कितनी होगी बताओ? डब्ल्यू की 120 मल्टीप्लाई बाय 6 720 होगी, ठीक है ना। और एक्स ये किसकी है बताइए? डब्ल्यू की है। एक्स प्लस जेड की कितनी होगी यहाँ पे? फिर से 720 प्लस एक्स और एक्स प्लस जेड की, एक्स की कितनी होगी यहाँ पे? 90 × 8 प्लस में, ठीक है ना। जेड की कितनी होगी यहाँ पे? 30 × में 4, तो कितना आंसर आएगा बताइए? 720 प्लस 120, कितना आंसर आएगा इसका टोटल? 840 होएगा ना इसका। पहले 720 थी, अब कितनी होगी? 840। बढ़ गई बाइंडिंग एनर्जी, बढ़ गई, इसका मतलब तो एनर्जी रिलीज हुई है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए आप? 120। 120 की एनर्जी रिलीज होगी, लिख लो 120 रिलीज। इसका आंसर लिख लो आप, 120 रिलीज होगी इसमें। और ये सारे के सारे आंसर ना प्रॉपरली लिख के एक बार ना, मतलब साफ साफ एक बार कागज पे दे देना यार, वो पीछे आंसर लिख देंगे हम भी, ठीक है ना। इनके बुकलेट में लिखे नहीं हुए। फिफ्थ का आंसर बताइए आप। फिफ्थ सोचो आप क्या आंसर होना चाहिए, सोचिए आप फिफ्थ का आंसर। पहले तो रिएक्टेंट्स की देखो, 120 × 6 720 आएगी। फिर y प्लस जेड की बताओ कितनी होगी? y की कितनी होगी यहाँ पे? y की 60 × 10 प्लस में जेड कितनी आएगी बताइए? 30 × 4, कितना आंसर आएगा? 600 प्लस 120, कितना आंसर आएगा? 720। ना इधर एब्जॉर्प्शन और एमिशन, मैंने 2z करवा दिया था क्या इसको? 2z करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये 240, ये आएगा 840। कितनी एक्स्ट्रा है ये वाली? बढ़ गई ना बाइंडिंग एनर्जी, बढ़ गई मतलब एनर्जी रिलीज हुई है इसमें। आप लिख लो, अगर एनर्जी जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है किसी की तो समझ लो एनर्जी रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी रिलीज होती है बस। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से रिलीज क्यों होती है ये बात पता लग रही है आपको? क्यों रिलीज होती है बताइए आप? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ गई। एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है। चलो ये करके दिखाओ। सिक्स का आंसर बताओ, मतलब जिसका आंसर आ जाए बता देना बस सीधा ही। सुन लो, 6 का आंसर 2x 90 × 8 × 2 कितना आएगा यहाँ पर ये बताइए? 1440 आएगा शायद, है ना। और प्रोडक्ट की बताइए, ये क्या था? 2x था ना ये वाला, 3y 1800। कितना आंसर आएगा इसका? 1800 आएगा ना। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 370 कैसे आ सकता है? 360 आएगा। बताओ, डिफरेंस करने पर डॉक्टर बनूंगी। देखो इसमें 360 का डिफरेंस आएगा, तो सीधा 10 का फर्क, कितना बड़ा फर्क होता है। ये फंस पाएगी वकील के पेशेंट को, बेचारे को। 360 आएगा इसका आंसर। और 360 क्या एब्जॉर्ब होगी, एमिट हो रही है? एमिट होगी, रिलीज होगी यहाँ पे कितनी? 360। हाँ ये बताओ इसका आंसर 7वें का हो चुका है, कर रहे हो ना? 7 दिखाओ, 7 बताओ। y कितनी आएगी? y की 16 × 10 600। w कितना आएगा? 720। कितना आंसर आएगा? 1320 तो पहले थी। x प्लस 3z, x कितनी आएगी यहाँ पे?
98 प्लस 3Z 3 इंटू 30 इंटू 4 कितना आंसर आएगा? 1080 कितना आंसर आएगा बताइए? 1080। बढ़ गई घट गई? घट गई मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ है। घट जाए तो क्या हो गया? कितना एब्जॉर्प्शन हो गया? हाँ जी 240 का एब्जॉर्प्शन है क्या? 240 का एब्जॉर्प्शन लिख लो। 240 का एब्जॉर्प्शन हो गया भाई। 8th का आंसर बताइए आप। 8th का आंसर बताओ आप चुपचाप। 360 एडमिशन की एब्जॉर्प्शन सुन अब 2y का मतलब क्या है पे? और x प्लस जेड कितना आएगा? x का प्लस जेड जेड कितना आएगा बताइए यहाँ पे? $840 ये आएगा 1200। ये तो क्या होगी बताइए? घट गई। घट गई तो कितनी घट गई बताइए? 360। 360 घटने का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी घटने का मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया। लिख लो 360 एब्जॉर्प्शन आएगा 8वें का। 360 एब्जॉर्प्शन। 9वां बताओ आप। 120 रिलीज आ रहा है इसका। 120 रिलीज कितना का आंसर इसका? ठीक है भाई 120 रिलीज लिख लो इसका आंसर। मैं सोल्व नहीं कर रहा इसको। 10वें का आंसर बताओ क्या रहा है? 600 ये कितना होगा रहा है? 600 रिलीज। ठीक है गुड। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना जरा। ये सोचो फिर मैं करके दिखाऊंगा इसका 11th पार्ट। हाँ जी x प्लस वाई। x कितना है यहाँ पे? 90 है ना? 90 इंटू 4 क्योंकि ना 0 से लेके 100 तक जितने भी है ना सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है। और 130 मतलब जिसका कितना है यहाँ पे? 130 मल्टीप्लाई बाय 10 1300। 1300 ये 360 आएगा और ये आएगा 1300। कितना आंसर आएगा? 1660 जूल है। किसका 1660 जूल बताइए? रिएक्टेंट्स का। वो प्रोडक्ट का कितना आएगा? 1320 प्रोडक्ट कितना है टोटल यहाँ पे? 220 है। इंटू 6 करना पड़ेगा। 1320 का मतलब ये अलग लगा रहे हैं तो अलग अलग नहीं आ रहे हैं। ये तो ठीक है। ये भी ठीक है। मैंने आपके प्रोसेसर में लिखा है इसमें। आपको इसके लिखा था आपने 1320 वैसे ही है। अलग अलग आ रही है। कह रही है ना कि सेम आ रही है। इधर की एनर्जी ना इधर एब्जॉर्प्शन। मल्टीप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं। तो मल्टीप्लाई ना करके भी तो 1320 तो कैसे भी नहीं बढ़ता इसका भी। सर उसने सिर्फ ये वैल्यूज ऐड प्लस कर दी जो x y z। चलो कोई बात नहीं अब कम होगी ना। 1660 में से 1320 गया कितना आंसर आएगा इसका? ये 340 आएगा और कम होगी 340 का एब्जॉर्प्शन लिख लो इसका आंसर। 340 का एब्जॉर्प्शन लिखो भाई पहले का आंसर। एब्जॉर्प्शन होगा एक तो सुनो x है और एक y है। x कितना है बताओ? 90। x कितना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है? क्या कह रहे हो आप? अगले क्वेश्चन का 12 का पूछ रहे हो। एक की 4 है ना। 0 से लेके 100 तक जितने सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है। तो 90 इंटू क्या कर दिया आपने? 4। ये 90 इंटू 4। 130 वाले जो हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 130 इनके बीच में आ गई आएगा। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 10 है। तो 130 की कितनी हो जाएगी? 130 गुना 10 तो टोटल आ गई कितनी? 1660। ठीक है। अब 220 वालों कितनी आएगी बताइए? 220 कितनी आएगी बताइए? 220 वाले कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 6 है ना।
तो 220 गुना 6 ये रहा, कितना आ गया 1320। पहले इतना आया था, अब इतना कम होगी, कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कितना एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस 340 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही करो अगला क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? लिख लो, नाइदर एब्जॉर्प्शन नॉर एमिशन, 0 आएगा। नाइदर एमिशन नॉर एब्जॉर्प्शन। थर्ड देखो भाई रे, 5 का आंसर मैच कर गया तो मैं वही मान लूंगा। कितना रहा है भाई तीसरे का? 900 एमिशन की एब्जॉर्प्शन, 900 रिलीज आ रहा है इसका, इसका 900 रिलीज आ रहा है 13 का। लिख लो आंसर, लिखो एक बार। अगला सोल्व करो 14th। एक बार इनको करने दो, फिर बार पूछे तब बता देना। इनको करने दो, इनका एंटीना थोड़ा ढीला सा है। पहले कब कर रखा उसने, तो वो याद यूँ थोड़ा ना इनको, नई सिरे से कर रहे हैं। कोई बात नहीं करोगे। 14th का आंसर बताओ भाई, कितना था? 720 एब्जॉर्ब कितना का रहा है? ठीक है, 720 एब्जॉर्ब लिख लो। 15 का आंसर बताओ। 960 एब्जॉर्ब कितना का गया? अब अगले का आंसर मत बोलना भाई, इसका आंसर है 960 एब्जॉर्ब लिख लो भाई। अब 16वां मत बोलना भी, 16वां करो आराम से। हाँ जी, 16 का आंसर बोलो। 600 रिलीज कितना हो रहा है? 600 रिलीज आंसर है, गुड। हाँ जी, 17वें का बताओ। एक बार करने दो, चलो करने दो। हाँ जी, 17वें आंसर बताओ। 1000 रिलीज कितना हो रहा है? 1000 एब्जॉर्ब आएगा भाई। 18वें का बोलो। 1200 रिलीज कितना आ रहा है? ठीक है, जो कर लो भाई। ठीक है, ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगला सोल्व करो, अभी कोई बात नहीं, घर जाके कर लेना। 18th बताओ, 19th बताओ। डट जाओ। 19वें का आंसर क्या रहा है? 1080 क्या आएगा? 1080 में 1080 अब जो पाएगा। 20 में बताओ। 1200 रिलीज। ये आंसर कितनों का आ गया? 1200 रिलीज लास्ट वाले का। ठीक है, एक बात बताएं, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। आप ऐसा कर, पता क्या करना, देखिए यार